सो यस वी आर लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अयन, प्रभुत, कैसे हो आप सब? चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग आशीष, सत्यावन, शिवम, अबू, हेमंत, राजपूत। ओके, सो वी आर इनटू द लेक्चर 17 जिसमें हम देख रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कई बातें जानी है, जैसे वो करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सारी बातें जानी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा सर? ट्राइंगल के बारे में हम जान रहे थे, है ना। हम पॉलीगॉन के बारे में जान रहे थे। फिर आपने गेट क्वेश्चंस भी लिए थे जिसमें पेरीमीटर का सवाल, एरिया का सवाल और ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी गई थी। सो क्या सभी रिवाइज करके आए हैं? कोई कह रहा है सर कल लेक्चर था क्या? हाँ, टाइम टेबल आपके पास है ना, तो कल लेक्चर था और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। तो क्या आप रिकॉर्डिंग्स नहीं देखते हो? तो लाइव सेक्शन में जाया करो, तो आपको वहां पर रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, ठीक है। गुड इवनिंग अरुण चक्रवर्ती जी। चलो, तो लगता है सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो हम टाइम पर लेक्चर की शुरुआत कर सकते हैं। शिवम कहते हैं अभी देखी सर, ये देखो कल बहुत कम लोग आए थे। आप तो दिवाली के फराड़ खा रहे थे, चकड़ी खा रहे थे, करंजिया खा रहे थे, और सर मिठाई आई थी, सोन पापड़ी, है ना, वो खा रहे थे। ये देखो सोनी जी खा खा करके सब पेट मोटा हो गया है, उसको कम करने के लिए सुबह दौड़ लगा रहे थे। यही कुछ काम करते रहो। सोन पापड़ी एक्सचेंज का काम कर रहे थे। हाँ, ये भी एक अच्छा काम है। इधर को लो, दूसरे को दो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसी आया उधर ही आउट। वो इन होता है वैसे ही आउट हो जाता है। ये देखो सोनी जी सोन पापड़ी, और कुछ विनायक जी, विनायक जी नलायक जी, बस यही करते रहो। गुड इवनिंग राणा, कैसे हो आप? परिदा भी आ गया। वाई एवरीवन हेट्स ऑन पापड़ी, आई डू नॉट नो। पापड़ी का कोई समर्थन नहीं है, शायद पापड़ी केजरीवाल है। ये देखो अयन जी कहते हैं गुड नाइट। इनका क्लास स्टार्ट होने से पहले सर जी नींद बड़ी आ रही है, इतना दबा करके खाना खाया है पूछो मत। सब आ रहे थे तो मिठाई खिला रहे हैं, है ना। फिर बाद में घर पर भी अच्छा खाना बन रहा है, पता नहीं पूरन पोड़ी बन रही है, और फिर बाद में खीर बन रही है। इतनी इतनी मिठाई सर खाएंगे तो आदमी सो ही जाएगा ना, पढ़ाई थोड़ी ना कर पाएगा। हाँ, तो किसने कहा था आपको खाने के लिए? आपको पढ़ाई करना है, आप भूल गए क्या? चलो, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बात तो सही है, ये देखो। तो यहाँ पर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, कैन यू सॉल्व दिस? ये देखो, हमें आपका एड्रेस पता होता तो कुरियर कर देते। अरे वाह, क्या कुरियर कर दे तुम। हाँ, और फिर किसको बुलाते? वानखड़े को बुलाते तुम। फिर बाद में अर्नब कहता गौर से देखो ये है श्रेणिक सर, यही रहते हैं ये। मिठाई ना, हाँ शिवम, तो ऐसे लिखा करो। निमे जी भी जुड़ गए हैं। कैसे हो निमे जी? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। सो इस न्यू ईयर पर सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। क्या बात है, सोनी जी ने सबसे पहला आंसर कहा है। बाकी लोग सोच रहे सर ये अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड बेसिक्स कच्चे है इसका मतलब। अल्टीट्यूड पता नहीं, मीडियन पता नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता नहीं। अगर ये सारी चीज नहीं पता है, एंगल बाइसेक्टर, तो मुझे लगता है कि आपको ये सिखाना पड़ेगा। सिखा दूंगा तो चीजें समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, तो सभी कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए। वेरी गुड प्रियंका जी, ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिल्कुल सही पहचान है। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले बेसिक्स क्लियर करवा देते हैं। व्हाट इज अल्टीट्यूड? मान लेते हैं मेरे पास ट्राइंगल है, तो क्या मैं इंसर्ट से ट्राइंगल को बुला सकता हूँ? शेप्स में जा करके ट्राइंगल का शेप है, हाँ बिल्कुल सर जी, ट्राइंगल का शेप है एकदम मस्त इस प्रकार से। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे को ब्लैंक चाहिए। तो नो नहीं, आउटलाइन तो चाहिए ना, काली काली आउटलाइन, बट इसके अंदर नो फिल चाहिए, और आउटलाइन भी मोटी, है ना, जैसे विनायक जी की आईब्रोज है ना, हट्टी कट्टी मोटी एकदम, ऐसा हमको चाहिए। हाँ, ये देखो, ये हमारा ट्राइंगल। अब कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है, तो आपको पता ही है कि एक दो, ये दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल। अच्छा, क्या बताना चाहते हो सर जी? क्या बताना चाहते हो? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ अल्टीट्यूड क्या होता है। अल्टीट्यूड यानी इस पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेस पर,
परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेस पर, तो इस लाइन को कहेंगे, ये अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो ये एडी लाइन को हम कहेंगे अल्टीट्यूड। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। एक वर्टेक्स से हम ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं, और ऐसी चीजों को, एडी को हम कहते हैं अल्टीट्यूड। क्लियर हो गई बात? क्या है, बेसिक्स नहीं पता होता है ना। अब कुछ डिप्लोमा के बच्चे हैं, फिर वो कहते हैं सर जी हमको ही एप्टीट्यूड समझ नहीं आ रहा है, बाकी पूरी दुनिया सॉल्व कर रही है। सो ये अल्टीट्यूड होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे मीडियन कहूं तो मीडियन क्या होगा? ये ए बी सी हमारा ट्रायंगल, तो मीडियन क्या होता? सोनी जी कहती है इंजीनियर वालों को भी नहीं आता। अरे अल्टीट्यूड इज ऑलवेज, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है ना, तो अल्टीट्यूड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? अल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? सोनी जी कह रहे हैं, उनका ध्यान नहीं है, इधर बना भी रहे हैं 90 डिग्री फिर भी। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था ये मीडियन क्या होता है? हाँ, मीडियन क्या होता है, जब ये आदमी जब नीचे जाता है ना। ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों जा रहा है? तुमको सीधा जाना है भाई, तुम सीधा सीधा मत जाओ नीचे। तुम मेक श्योर करो तुम ऐसे पॉइंट को टच हो जाना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम हो जाए। हम खोज रहे हैं किसको? हम खोज रहे हैं एक ऐसे लाइन को जो हमारी साइड को बाइसेक्ट करे, ठीक है, जो दो अलग अलग हिस्सों में बांट दे और वो अलग अलग हिस्से का लेंथ सेम होना चाहिए, इसलिए दो डैश बना रहा हूं, तो इसको हम कहेंगे मीडियन। सो एडी इज नोन एज मीडियन। अच्छा सर जी, जैसे यहाँ पर अल्टीट्यूड में आपने बताया कि वो परपेंडिकुलर होता है, तो वैसे मीडियन में जरूरी है क्या एडी परपेंडिकुलर होना चाहिए? AD should be perpendicular to BC. It is not necessary. It is not necessary that AD should be perpendicular. but ये जो मीडियन है वो बाइसेक्ट करता है। कैसे बाइसेक्ट करता है? BD और DC को सेम बनाता है, यही इसका काम है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा पुत्र? ये A, B और ये C ट्रायंगल है, और अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं तो पता है ये क्या करेगा? ये जो एडी है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। उसका मतलब ये हुआ कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो एंगल बाइसेक्ट करेगा, इक्वल इक्वल पार्ट में सेपरेट करेगा। सो एडी को हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। क्या बेसिक क्लियर हो रही है? तो बोलो यस। एंगल बाइसेक्ट इन दी सेंस हमारा एंगल ए या बी ए डी कहना सही होगा, काले काले अक्षरों से, सुंदर सुंदर अक्षरों से लिख देता हूं, दैट एंगल बी ए डी शुड बी इक्वल टू एंगल डी ए सी। दिस इज एंगल बाइसेक्टर। तो क्या सभी कहानी क्लियर हो गई अल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर की? और अगर कहानी क्लियर हो गई तो एक और कहानी है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। कोई मुझे बता सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ना थोड़ा सा मेरे को शेप चेंज करना पड़ेगा, बट ये शेप चेंज हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं, ऐसा मैं बना देता हूं ट्रायंगल अपनी हाथों से, तो बेटर समझ में आएगा। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है मालूम है? Perpendicular bisector are line segment that bisect the side of a triangle, not necessarily pass through the vertex of the triangle. तो वो परपेंडिकुलर भी है और साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। जैसे ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन, ठीक है। दिस लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब सारा बेसिक क्लियर? कोई अगर नेक्स्ट टाइम आपसे पूछे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर अल्टीट्यूड या मीडियन या एंगल बाइसेक्टर, कंफ्यूज तो नहीं होने वाले हो ना? ओके। बाइसेक्टर यानी बाइसेक्ट कर रहा है ना साइड को, एक तो परपेंडिकुलर लाइन और बाइसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मीडियन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता। मीडियन साइड को बाइसेक्ट तो करता है, बट नेसेसरी नहीं है कि एडी हमारा 90 डिग्री बनाएगा, वो कुछ भी बना सकता है। निमे जी बात समझ में आ रही है? ओके, चलो, अगर बात समझ में आ गई, अब मुझे लगता है ये कहानी आप हल कर जाओगे। जरा बताना इस कहानी को कैसे हल करोगे। अब एक कहानी को कैसे हल करोगे? अरे सिंपल सी चीज है, हमारा ट्रायंगल को बुलाइए, छोटू सा ट्रायंगल। अरे ट्रायंगल जी तुमको इधर आना है, तुम किधर जा रहे हो जी? हाँ, अब ये हमारा ट्रायंगल आ गया। अब द सम ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 30। तो अगर ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर मैं यहां से
अल्टीट्यूड बनाओ, अल्टीट्यूड 90 डिग्री होता है, तो ये मेरा एडी है। तो क्या मैं कह सकता हूं अब कि एडी की हाइट मान लेते हैं h, एडी की हाइट मान लेते हैं h, और ये हमारा सीबी को हम मान लेते हैं बेस यानी b। तो यहां पर कहा गया है दी सम ऑफ द बेस एंड द अल्टीट्यूड इज 30 सेंटीमीटर। सो स्टेप नंबर 1, द सम ऑफ द बेस एंड हाइट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2, पूछ रहे हैं दी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ये कैसे निकाले सर? एरिया निकालना आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ, अब बेस इंटू हाइट, अब क्या करें? ये जानना चाहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब सर जी यहाँ पर आप हाइट को कह दो ना, फ्रॉम द इक्वेशन 1 कैन आई से हाइट इज इक्वल टू 30 माइनस बी। हाँ, रीअरेंज करके कह सकते हो जी। अच्छा, तो ये फिर कितना हो रहा है सर? ये 15b माइनस बी स्क्वायर बाई 2 हो रहा है। क्या सभी यहां तक आ गए थे? तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना यस कि सर यहां तक आ गए थे कि सर हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस प्रकार आ रहा है। बट है ना, अब ये क्वेश्चन में झमेला है, क्वेश्चन में झमेला है, इनको मैक्सिमम पॉसिबल एरिया चाहिए। अब अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया चाहिए तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैक्सिमम मिनिमा, हमारे कंसेप्ट बड़े क्लियर है, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और वो भी कौन सा कॉन्सेप्ट है? वन वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमा। हाँ, एक ही वेरिएबल है ना, कौन सा वेरिएबल दिखाई दे रहा है सर? बी वेरिएबल। तो क्या मैं कह दूं कि a is nothing but function of b which is looking like 15b minus b square divided by 2। अब अगर फंक्शन ऑफ b का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो कैसे मिलेगा सर जी? आपको सिंपल सिंपल से काम करना है। ये आपका स्टेप नंबर 3 है ना सर जी? स्टेप नंबर 3 आपने ये डिकोड किया। अब नोट कीजिएगा, आपको एक तो एफ डैश ऑफ बी इक्वल टू 0 करना है। जब ऐसा करोगे तो फिर आपको मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है जी सर? इसका डिफरेंशिएशन 15 माइनस 2b बाई बी, 2b बाई 2 विच इज b, दैट इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 15 आ रही है। क्या सभी की b की वैल्यू 15 आ रही है? तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर बट ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम, मुझको कैसे मालूम पड़ेगा? किचन में अगर एक प्लेट रखी है, वो प्लेट किसके लिए होगी? कोई कमेंट करके बता सकता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मेरा, अगर किचन में एक प्लेट रखी है तो वो आपके लिए ही होगा। अगर वो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पूछ रहे हैं तो वो मैक्सिमम पॉइंट ही होगा। फिर भी कुछ बच्चों को ऐसा होता है अरे नहीं 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 सर ऐसे कैसे, कुछ भी कंसेप्ट सिखाते हो आप। अगर ऐसी बात है तो फिर आप एफ डबल डैश और बी करके पहले टाइम पास कर लो कि हमारा एफ डैश ऑफ बी ऐसे आ गया। अब एफ डबल डैश करेंगे तो -1 आ जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट रखने पर अगर हम चेक करें तो लेस देन 0 आ जाएगा, यानी हम मैक्सिमम पर है। हाँ, तो मैं चुपचाप बता ही रहा था ना कि ये मैक्सिमम पॉइंट है, सिंपल से लॉजिक से। बट आप हो क्या, आप मानते ही नहीं। तो हम क्या करें, है ना? चलो, अब अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे आपसे, कोई मुझे बता सकता है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना होगा? मैक्सिमम पॉइंट पर ही तो मैक्सिमम एरिया मिलेगा। सो ए मैक्स इज व्हेन योर बी इज इक्वल टू 15। सो बी को 15 रखो और कमेंट करके बता दो सब्स्टिट्यूट करने पर कितना आंसर आ रहा है। क्या सभी को आंसर आया? 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, भरोसा मत करना सर जी पर, चेक कर लो। एवरीवन, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, नो समस्या, मजा आया? क्वेश्चन को देख करके अगर मजा आया तो अब गेट की बात हो जाए। अरे सर ये इजी इजी क्या करवाते हो, ये इजी इजी मत कराओ, कुछ गेट के सवाल भी कराओ। ये तो ठीक है यार, ये आपने बेसिक दे दिया हमको, फिर आपने ये सब बता दिया, ये तो ठीक है। कुछ गेट के सवाल भी हो जाए ताकि हमको पता चले हमको कितना आता है कितना नहीं आता हो। ये लो 2015 का मस्त इजी सवाल आपके लिए। मैं ज्यादा कठिन सवाल तो कभी नहीं पूछता, इजी इजी सवाल ही पूछता हूँ। ये लो, in a triangle PQR, PS is the angle bisector of angle QPR and QPS is 60 degree. Then what is the length of PS? बस इतना ही बताना है आपको।
अरे बताओ इसका आंसर क्या है? सी? आर यू श्योर सी? सुमा जी कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही हो? 1 मिनट हो चुका है, बच्चे का परेशान, बच्चे कंसेप्ट को याद कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर सर ने बताया था, एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एंगल बाइसेक्ट करता है बट परपेंडिकुलर नहीं होता। अरे हाँ कि ना? मीडियन साइड को बाइसेक्ट करता है बट परपेंडिकुलर मे और मे नॉट वाला कंडीशन है, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है। अगर मीडियन है तो नेसेसरी नहीं वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो नेसेसरी नहीं है वो परपेंडिकुलर होगा। तो फिर 90 डिग्री तो बन नहीं रहा है पीएस, तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं यूज कर पा रहे, इधर ही तो समस्या है। और फिर दिमाग कह रहा है अब क्या करे, और क्यूपीएस दे करके कौन से झंडे गाड़ दिए, वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विनायक जी ए कह रहे हैं। अच्छा दैट्स इट, मेरी बारी अब। कितने बच्चे, जितना मैं सोच पा रहा था उतना आप भी सोच गए और उसके बाद आगे आगे कुछ पता नहीं चल रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेम एज मी कि इतना सोच लिया बट इसके आगे समझ नहीं आ रहा सर जी? सो 2 मिनट हो चुका है एंड टाइम्स अप। ओके 2 मिनट हो चुका है एंड टाइम्स अब क्या करें? एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, बचपन में है ना आपने पढ़ा था, बट बचपन का कंसेप्ट भूल गए ना आप। कैसे भूल जाते हो आप, है ना? हम आपको याद दिलाते, हम ट्रियांगल को बुलाएंगे। अरे ट्रियांगल तुम आ जाइए, ये वाला ट्रियांगल भी चल जाएगा। सो कटपेज का हमारा बिजनेस है, मस्त चल रहा है कटपेज का बिजनेस। हमको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है, डायग्राम थोड़ा कम बनाना पड़ता है। ये ट्रियांगल आपको मदद करेगा, पता है कैसे? ये ट्रियांगल आपको क्या बता रहा है कि अगर मैं हूं साइड S1, मैं हूं साइड S2, मैं हूं साइड S3, और अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम बनाए। अरे सर क्वेश्चन में तो परपेंडिकुलर नहीं था, आप क्यों बना रहे हो? अरे सुनो पहले। ओके, और फिर अगर ये मेरा एंगल है थीटा, तो फिर क्या मैं कह सकता हूं दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। बट देखो यार, बेस मुझे पता है S3, बट हाइट मुझे नहीं पता। ये हाइट कितनी है मुझे नहीं पता। ओके बट क्या मैं हाइट को निकाल सकता हूँ? पॉइंट नंबर 2, कैन आई फाइंड हाइट? अच्छा हाउ कैन आई फाइंड हाइट सर? राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस नहीं यार प्रियंका जी, थीटा के टर्म्स में बताना है मुझको। और पाइथागोरस यूज करने के लिए ये साइड भी किधर पता है मेरे को, तो कैसे करेंगे पाइथागोरस यूज? साइड तो पता नहीं है नीचे वाली। हाँ बट सर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास थीटा मौजूद है, तो क्या हम कह सकते हैं दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट वाज योर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस नहीं, ऑपोजिट वाज योर एच, है ना, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, एंड हाइपोटेन्यूस इज S1। ओके तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं H इज इक्वल टू S1 साइन थीटा। और अगर यस, तो फिर क्या आप मेरे साथ सहमति रखते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी सेड एज हाफ S3 इंटू एच की जगह अब कह देंगे ये चीज, सो S1 साइन थीटा। सो इसको कहते हैं SAS स्टाइल, SAS साइड एंगल साइड। क्या नाम है इसका? सैस। ये चीज क्या है? एरिया निकालने के लिए सैस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, साइड एंगल साइड। दो दो साइड के बीच का अगर एंगल दिया होता है ना, ऐसे ऐसे दो साइड है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड, इसके बीच का अगर ऐसे एंगल दिया है तो हम बता सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस प्रकार होता है, हाफ SAS। ठीक है, हाँ सुना था कभी इसको, ये देखो बचपन की बात है ना, बचपन की बातें सुनी थी। ठीक है, ये चक्रवर्ती देखो वापस से आ गए। सर एंगल बाइसेक्टर हाउ परपेंडिकुलर केम, है ना, मैंने एंगल बाइसेक्टर बोला क्या इसको? चक्रवर्ती जी, है ना, स्टार्ट में मैंने आपको ये कहानी बोल दी। कुछ बच्चों को अरे सर ये परपेंडिकुलर कैसे? मैंने इधर परपेंडिकुलर ही बनाया है, मैंने अल्टीट्यूड बनाया है, ठीक है, और मैं बता रहा था ये कंसेप्ट। ओके तो मेरे को कंसेप्ट ये बताना था, अब अल्टीट्यूड सोनी जी कहते हैं मेरे को मालूम था ना कुछ बच्चे ऐसे डाउट पूछेंगे, कितनों ने वो मेरा स्टेटमेंट सुना था, ये परपेंडिकुलर कैसे आ गया सर जी, मैंने ऐसे एक्टिंग की थी ना। ये देखो चक्रवर्ती जी है ना, तभी ऐसे वो कहते हैं ना कई बार कि तुम कहा थे जब भगवान अक्कल दे रहे थे, वो हम गेम खेल रहे थे, है ना, वो IPL चल रहा था, हम वो देख रहे थे। तो फिर तुमको समझ में कैसे आएगा जब मैं ये सारी बातें बता रहा था, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था? सो सैस सोनी जी ने सुना था। चलो तो यहाँ पर हाफ साइड एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
अच्छा अगर ये यूज करेंगे तो बात बन जाएगी? मैंने कहा हाँ बात बन जाएगी, बट कैसे कैसे बात बनेगी, कुछ समझ नहीं आया सर जी, इस कॉन्सेप्ट से कैसे आप सॉल्व कर लोगे? सुनो आप, मैं है ना इस चीज को कॉपी करूंगा, मेरा कट पेस्ट का बिजनेस है, मैं इस चीज को यहाँ पर पेस्ट करूंगा, इस चीज को, अरे डिजाइन आइडियाज नहीं, हमको सोल्यूशन के आइडियाज चाहिए, है ना? ये पावर पॉइंट समझ नहीं रहा हमारी प्रॉब्लम। वी नीड द आइडियाज फॉर द सोल्यूशन। सो पॉइंट नंबर 1, कैन आई से पी क्यू आर? पी क्यू आर ये मेरा ट्राइंगल, सो कैन आई से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ट्राइंगल पी क्यू एस प्लस ट्राइंगल का एरिया पी एस आर। ये दो ट्राइंगल को ऐड कर दूं तो बात बन जाएगी। कितने अग्री करते हैं कि जो पूरा ट्राइंगल आपका है ना पी क्यू आर, वो दो ट्राइंगल को ऐड करके बना हुआ है, तो पूरा ट्राइंगल का जो एरिया है ना आपका, वो हम ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर। ओके वेरी गुड। और अगर ये बात है तो अब मेरे पास दो बातें हैं, ठीक है? पहली बात, क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बता सकता हूं? हाँ। कैसे? हाफ बेस इंटू हाइट कहना गलत होगा ना? क्यों गलत होगा हाफ बेस इंटू हाइट? क्योंकि सर ये हाइट नहीं है पीएस, ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये पीएस को आप हाइट मत मान लेना। अच्छा तो मैं क्या करूं फिर? हाफ बेस इंटू हाइट नहीं। अच्छा वो एंगल दिया है ना, तो क्या मैं हाफ साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं? अच्छा कौन सा एंगल दिया था? सर जी एंगल क्यूपीएस दिया था, और कह रहे थे कि पीएस इज द एंगल बाइसेक्टर। क्यूपीएस ये दिया है 60 डिग्री, और अगर पीएस एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, तो ओवरऑल एंगल पी कितना होगा फिर? वो क्यूपीआर जो है ना, क्यूपीआर वो कितना होगा? 60 प्लस 60 120 डिग्री होगा। वेरी गुड। तो अब मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, ये मेरा 120 डिग्री, ट्राइंगल का ये वाला साइड आर, दूसरी वाली साइड क्यू, तो आ गया वो मेरा फिर से एस ए एस, आ गया फिर से एस ए एस। और अगर ये एस ए एस के स्टाइल में बैठ गया है तो क्या मैं कह सकता हूं? हाफ साइड एंगल साइड, सो आर इंटू क्यू इंटू साइन 120 डिग्री। ये मेरा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस की बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ सर जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, पी क्यू एस में क्या हो रहा है, ये वाली साइड आर है, ये पी क्यू एस है आपका सर जी, और ये वाली साइड आपको पता नहीं, तो इसको आप पी एस ही मान लो, ये वाली साइड पी एस है, और एंगल बीच का 60 डिग्री है, सो अगेन आर एंगल साइड, सो कैन आई से हाफ आर पी एस साइन 60 प्लस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर अगेन वही है हाफ। अब आप देख करके बता सकते हो या फिर से वापस यहाँ पर बनाओ कि पी एस आर में क्या बातें होगी? ये पी एस वाला साइड पता नहीं, ये 60 डिग्री है, और ये हमारा क्यू है, ये हमारा पी एस आर। क्लियर है ना? चलो, सो हाफ पी एस क्यू साइन 60 डिग्री। अच्छा मुझे लगता है अब अगर इतनी बातें जान गए, कैन यू डू दी कैलकुलेशन नाउ? कैलकुलेशन में सिंपल सी बात क्या है कि सर जी हाफ सभी से कैंसिल हो रहा है, कैलकुलेशन में हाफ सभी से कैंसिल हो रहा है। अच्छा अगर हाफ सभी से कैंसिल हो रहा है तो एक बार इसको हटा देते हैं जी, ये हाफ का कोई रोल नहीं है। अच्छा अब रोल है ना साइन 120 डिग्री का है, कोई मुझे बता सकता है साइन 120 डिग्री कितना होता है जी? कैलकुलेटर। कोई कह रहा है लास्ट वाला कैसे? ये लास्ट वाला, अरे विनायक जी ट्राइंगल तो बनाया है ना पी एस आर, पी एस आर ट्राइंगल बनाया है, पी एस एंगल बाइसेक्टर है, अगर क्यूपीएस का एंगल 60 डिग्री है तो नेक्स्ट वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा ना, एंगल बाइसेक्ट किया है, दोनों एंगल सेम होता है। हाँ तो फिर ये आ गया ना साइड एंगल साइड का कॉन्सेप्ट। चलो तो सभी कह रहे हैं √3/2, अरे मुझे तो नहीं पता यार ये साइन 120 डिग्री कितना होता है। साइन 120 को हम कह सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30। अच्छा साइन ऑफ 90 प्लस 30 ये होता है कॉस 30, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो तो साइन का राज है जी। अच्छा cos 30 होता है √3/2, एक बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री आपका। अच्छा और साइन 60 कितना होता है? सर साइन 60 हाफ होता है ना सुमाया जी? साइन 60 हाफ होता है, यस। अरे वाह, इतना पॉज ले करके करोगे तो मजा नहीं आएगा, इंस्टेंट करते तो शायद हा भी निकल जाता √3/2। चलो
चलो तो यहाँ पर साइन 120 डिग्री हमारा √3/2, साइन 60 डिग्री भी √3/2, साइन 60 डिग्री भी √3/2। ये तो चीटिंग है। अब √3/2 सब जगह से कैंसिल होगा। अब जब √3/2 सब जगह से कैंसिल होगा तो कोई मुझे बता सकता है मेरा इक्वेशन कैसा बना? लेफ्ट हैंड साइड में RQ, राइट हैंड साइड में पहला टर्म, ये देखो राइट हैंड साइड में भी है ना, ये PS कॉमन निकाल सकता हूं मैं। क्या आपने नोट किया? PS कॉमन निकाल सकता हूं। ओ, अगर PS कॉमन निकाल सकता हूं सर जी, तो फिर मेरा ब्रैकेट के अंदर बन रहा है R+Q। ओ, तो अब अगर आप रीअरेंज करोगे तो PS का आंसर आ रहा है RQ डिवाइड बाय R+Q, एंड दैट्स हाउ वी फाउंड दैट द राइट आंसर वाज ऑप्शन बी। मजा आया तो बोलो यस, और अगर मजा नहीं आया तो फिर मैं कहूंगा वेरी गुड, बिकॉज दिस इज मेथड 1 टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर मजा नहीं आया तो फिर मैं कहूंगा वेरी गुड, दिस इज मेथड 1 टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, ऐसे क्वेश्चन बना सकते थे सैस वाले कॉन्सेप्ट से, साइड एंगल साइड, और वो साइड एंगल साइड का कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया। आपको पता है ना कितनी मेहनत लगी ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में। कुछ बच्चों ने कहा ये परपेंडिकुलर की बना दिया है ना, जबकि उसका कोई रोल ही नहीं था, उसने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में मदद की है। खैर, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि ऐसे तो हम सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती है। बट है ना सर जी, वो आपसे पढ़ रहे तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में, कैसे जीने में। इमरान हाशमी नहीं हो जुदा रह के भी, है ना। अरे यार, स्टॉप सजेस्टिंग आइडियाज यार, स्टार्ट गिविंग मी सॉल्यूशंस। ओके, चलो मेथड 2। सो व्हाट इज मेथड 2 नाउ? मेथड 2 इज पॉइंट नंबर 1। सर जी एक काम करो, ये जो R है, ये जो Q है, ये जो P है, ये सब साइड्स है। तो अगर R P Q सब साइड्स है तो इनको मीटर्स मान ले, इनके यूनिट्स R P Q के यूनिट्स क्या मान ले? इनके यूनिट्स हम मीटर मान लेते हैं। अगर इनके यूनिट्स हमने मीटर मान लिया तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये तो फिर मीटर प्लस मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर प्लस मीटर इज मीटर, मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। ये 1/मीटर कब से साइड होने लगा यार? PS तो हमारा साइड हुआ ना, या कुछ तो ऐसे साइड कह लो या फिर लेंथ लेंथ कह लो, PS इज सम लेंथ। तो ये 1/मीटर कौन सी लेंथ होती है जी? हाँ यार, ये 1/मीटर तो लेंथ ही नहीं होती है। फिर भी विनायक जी कह रहे थे ए और ए, मैं कह रहा हूँ गजब हो यार विनायक जी, 1/मीटर कैसे लेंथ हो जाती है यार? ओ, तो सर जी सिमिलरली अगर इधर देखे तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर प्लस मीटर इज मीटर। हाँ, तो ये मीटर आता है, तो ये ठीक लग रहा है, बाकी पता नहीं सही है या गलत। अच्छा, इधर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ मीटर इज मीटर, ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वाला सर ये हो जाएगा मीटर प्लस मीटर का स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। अरे ये तो यूनिटलेस हो गया, यूनिटलेस कैसे हो सकता है आपका साइड? ओके, तो अब बी और सी में बातें चल रही है, तो अब बी और सी में से कैसे निपटाए फिर, है ना। चलो इतना तो पता चल गया, 50-50 तुक्का मारना भी हो तो 50-50 तो पता चल गया। तो कहता हूं ना इसलिए कि सब्स्टिट्यूशन इज दी बेस्ट टेक्निक। कि आपको थोड़ा तो आइडिया मिलता है। अरे बट सर जी ऐसे कैसे चलता है, हमको तो पूरा आइडिया चाहिए कि कैसे इस प्रश्न को निपटाए, 100% कंफर्मेशन के साथ चाहिए। अच्छा, 100% कंफर्मेशन के साथ चाहिए तो एक मिनट, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन किया है कि RQP कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए या सेम नहीं होने चाहिए? इधर पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया है क्या? नहीं। अगर पूरे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो हम क्या करेंगे मालूम है? कुछ नहीं मेंशन किया ना, तो हम क्या करेंगे मालूम है आपको? हम कहेंगे दैट R इज इक्वल टू Q। अगर मैं R इज इक्वल टू Q ले लू तो फिर क्या होगा? अगर R इज इक्वल टू Q ले लेते हो ना सर जी, तो फिर देखो मजेदार बात होती है। जब R इज इक्वल टू Q लोगे तो ये हमारा P, ये हमारा Q, ये हमारा R हो जाएगा। और R इज इक्वल टू Q पर अब ये दोनों सेम है, इसको भी R मान सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो ब्रैकेट में कि ये Q था बट Q इज R सेम है। P का पता नहीं। अच्छा, P ये स्मॉल p है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ऊपर भी p लिखा है, ये देखो ये भी p है और ये भी p है ना। वो स्मॉल, ये कैपिटल P आपका ये है, तो स्मॉल p के लिए आप कैसे लिखो? ऐसे। हाँ, कलर चेंज कर दूंगा तो भी ठीक है, स्मॉल p। अच्छा, और मेरा जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा s था, है ना, ये पॉइंट हमारा s था और ये साइड हमारा p था। चलो
अब कोई कहेगा सर जी अगर ये दोनों साइड आपके सेम है और ये देखो ना आपने एक एंगल क्वेश्चन में दिया है क्यूपीएस 60 डिग्री है, अगर क्यूपीएस ये 60 डिग्री है और पीएस हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो ये एसपीआर भी तो 60 डिग्री है ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हुआ है, सेम सेम हुआ है। अच्छा फिर दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये 120 डिग्री हो जाता है। अरे बट है ना, हमको 120 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमने कहा ये 60, हमने कहा ये 60, चलो ये 120 डिग्री अगर आपको मानना है मान लो, ये 120 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से सुनना, अब अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो फिर ये भी एंगल एक्स, ये भी एंगल एक्स होना चाहिए, हा कि ना? छोटा हो गया क्या, या दिखाई दे रहा है मोबाइल में? दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटू सा ट्रायंगल है बट दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अरे तो सर जी ये अब हम कह सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 60/2 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। अच्छा अच्छा, अगर ये 30 डिग्री है, ये वाला आपका 60 डिग्री है, तो फिर बताना ये पीएस अब क्या होगा और ये एंगल कितना बनेगा फिर? ये जो आपका पी एस क्यू वाला ट्राइंगल है 90 बनेगा। अरे वाह, अगर 90 बनेगा तो फिर अब मुझे लगता है आप कुछ कह पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान से सुनना, अब सारी बातें खत्म हो जाएगी, अब कोई डिस्कशन का पॉइंट ना रहेगा। क्यों क्यों कोई डिस्कशन का पॉइंट ना रहेगा? क्योंकि अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये ट्राइंगल को देखो पी एस क्यू और आप बताओ कि इस वाले एंगल से साइन 30 डिग्री कितना होगा? साइन 30 डिग्री इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पीएस कितना हो गया सर? साइन 30 हाफ होता है और ये हार, तो यहाँ पर आर डिवाइड बाई 2, पीएस हमारा आर डिवाइड बाई 2 आ रहा है। अच्छा पीएस आर डिवाइड बाई 2 कब आया सर? पीएस आर डिवाइड बाई 2 तब आ रहा है जब आर इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, ऑप्शन में r इज इक्वल टू क्यू, तो कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है 2r डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया था, ए डी क्यू चेक कर रहे हो है ना, कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसको देखो, ये हो रहा है आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर यानी 2r, ये कैंसल कैंसल r बाई 2 सही लग रहा है। और इसको अगर देखा तो स्क्वायर रूट क्यू की जगह r, सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सर जी ये बन रहा है स्क्वायर रूट 2r स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 इंटू आर। बट ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर तो पी एस आर डिवाइड बाई 2 है जब आर और क्यू सेम बन जाए, हेंस बॉम्बे इज द राइट आंसर। सबको बात समझ में आ गई तो बोलो यस। बी और सी में फिर कैसे पहचानना है, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। सो मुझे लगता है पूरा का पूरा मसला समझ में आ गया। एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी बातें की। ओ नो, ओ नो, कोई कह रहा है आर इक्वल इक्वल क्यू कैसे हुआ? क्योंकि ये चचा हमारे विधायक है। चचा हमारे विधायक है तो फिर कुछ भी हो सकता है, स्वीपर भी पीएचडी ऑफिसर हो सकता है। अरे जब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है आर पी क्यू के बारे में तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना आर पी क्यू को। अरे मान सकते हैं कि नहीं? ये तो ये स्टैंडर्ड मेथड था, आपने जैसे यहाँ पर देखा बड़े कष्ट से हमने ये सॉल्व किया एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। बट ये ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन किया। और फिर इधर भी ये ठीक है सर जी कि आपने आर इज इक्वल टू क्यू लिया और पूरा मस्त मसला हमको यहाँ पर दिखाई दिया। गुड, तो क्या आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। सुमाया जी डाउट पूछने के बाद जानवर कैसे हो जाती है ना? ये क्या बेंटेन की प्लेयर है क्या? ये दबा देती है डाउट पूछने के बाद फिर विकासित हो जाती है कोई जानवर वानवर में। चलो अगला सवाल, सिविल 2014, the smallest angle of a triangle is equal to 2/3 of the smallest angle of quadrilateral. The ratio between the angle of quadrilateral is 3:4:5:6. The largest angle of the triangle is twice its smallest angle. What is the sum of the second largest angle of the triangle and the largest angle of quadrilateral? Second largest of triangle and largest of quadrilateral. Quadrilateral कितना मजा आता है ना, पूरी मुंह की सफाई हो जाती है। हाँ चलो सॉल्व करो, अब आंसर बताओ। सर ये कौन सा शब्द आ गया क्वाड्रिलैटरल, है ना? ये क्या होता है? ये कौन सा शब्द होता है? क्वाड यानी चार, है ना? लैटरल यानी साइड, चार साइड से बना हुआ पॉलीगॉन, उसको हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। वो स्क्वायर होने दो, वो रेक्टेंगल होने दो, वो ट्रेपेजॉइड होने दो, वो पैरेललोग्राम होने दो, वो रोम्बस होने दो, वो कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, चलो। अरे सर यहां पर रेशो भी आ गया है, रेशो भी आ गया है, ये चल क्या रहा है? ठीक है, मैं सॉल्व करूं क्या? 180 डिग्री, अरे वाह वाह भागवत, शशांक, वेरी वेरी गुड। अनमोल, प्रियंका ने गलत किया है, बाकी सब सही पहचान रहे हैं। ठीक है, द आंसर इज 180 डिग्री। बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो, एक तो है ना ये रेशो देख करके मेरा दिमाग कहता है कि वो एग्जैक्ट एंगल्स नहीं थे। द रेशो बिटवीन द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल कह रहे हैं ना, द एग्जैक्ट एंगल नहीं थे। बट क्या आप एग्जैक्ट एंगल्स बता सकते हो, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल? मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाया था। हाँ सर, वो कांस्टेंट्स रख दो ना सब में, तो कांस्टेंट्स रख दोगे तो हो जाएगा। फर्स्ट एंगल 3K, सेकंड 4K, फिर 5K और फिर 6K। ये आपके एग्जैक्ट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल थे। अच्छा, और फिर क्या बातें दे रखी है? कुछ बातें नहीं दे रखी है, बट वो एक मुझे पता है कि जब 4 साइडेड कोई फिगर आ जाए ना, 4 साइडेड पॉलीगॉन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 4 साइडेड पॉलीगॉन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो आपने दिया था ना, n-2 इंटू 180 डिग्री, n की जगह 4 रखो, वो 360 डिग्री होता है। अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल, कल की क्लास में पढ़ाया तो था आपको। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्वाड्रिलैटरल इज जस्ट 4 साइडेड पॉलीगॉन। ओके, इफ दैट इज द केस, तो फिर सर जी हमको कहना पड़ेगा ये क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स को ऐड कीजिए। ये ऐड करने के बाद हमको 360 से इक्वेट करना है ताकि k की वैल्यू आ जाए। k की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे कोई नहीं बता रहा। k की वैल्यू आ रही है 20 डिग्री। ओके, 20 डिग्री आ रही है। इतनी दहशत है आंसर करने में? हम क्या यहाँ पर कसाब है जो आपको डराएंगे अगर आप गलत आंसर करोगे? चलो, तो नोट कीजिएगा कि ये तो आ गया के। अब अगर के आ गया तो मुझे सारे एंगल्स मिल गए क्वाड्रिलैटरल के, मस्त सारे एंगल मिल गए। बट है ना, हमको लास्ट में जरूरत किसकी थी? सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल। लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल कोई मुझे बता सकता है वो कौन सा प्लेयर है? वो ये ही प्लेयर था। सो लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 6K, यानी 6 इंटू 20, 120 डिग्री। एक तो ये आ गया, मेरा आंसर 120 डिग्री से ज्यादा है, ये भी क्लियर हो गया। अरे बट वो ट्रायंगल का कुछ बताया नहीं है। अरे बताया है, तुमने पढ़ा नहीं सही से, बताया है मस्त तरीके से। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 2/3 ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल 3K, उसका वो 2/3 है। अच्छा, ये जो मेरा ट्रायंगल है उसमें से जो छोटा वाला एंगल है, 3 एंगल होंगे ना, तो मान लेते हैं ये छोटू वाला सा एंगल है। कोई भी हो सकता है, इधर पॉइंट किया तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ऊपर वाला क्यों नहीं, नीचे वाला क्यों नहीं, तो मैं सीधा इधर चुपचाप लिख देता हूं दैट माई स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, स्मॉलेस्ट एंगल of triangle is equal to 2/3 into smallest angle of quadrilateral which is 3K, which is nothing but now it is 2K और K था हमारा 20 डिग्री, तो आंसर आ गया 40 डिग्री। अब अगर 40 डिग्री आ गया तो कोई मुझे बता सकता है और कुछ बातें यहाँ पर दे रखी है? हाँ सर जी, दे रखी है एक और बात, अगर आपने गौर की होगी, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। The largest angle triangle is twice its smallest angle। सर जी, ये ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट एंगल था और लार्जेस्ट इसी का ट्वाइस है। सो लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस, यानी 80 डिग्री। अच्छा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट से काम बन रहा है क्या? वो कह रहे नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द ट्रायंगल की जरूरत है। सेकेंड लार्जेस्ट की जरूरत है। ओए ओए ओए, अब क्या करें? सेकेंड लार्जेस्ट यानी ट्रायंगल का जो अब तीसरा एंगल बचा है वो फाइंड करना है। कैसे करें सर? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, छोटू वाला 40, सेकेंड लार्जेस्ट एंगल प्लस द लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोई मुझे बता सकता है सेकेंड लार्जेस्ट एंगल कितना आया? यस एवरीवन, सेकेंड लार्जेस्ट एंगल सभी को आया? यस यस यस,
सभी को आया यहाँ पर 60 डिग्री, और अगर सभी को आया 60 डिग्री तो फिर हमारा फाइनल आंसर अब हो जाएगा डन। सेकेंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल प्लस द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलैटरल विच वाज 120, सो सभी को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। डन एंड डस्टेड। आप घबरा रहे थे इस क्वेश्चन से, क्या बताऊं अब मैं आपको। किस बात से घबरा रहे थे? बस 5-6 लाइन क्या देख ली प्रश्नों में, आपके पसीने छूट गए? क्या आपने जरा सा भी ख्याल नहीं किया कि रेशियो बिटवीन दी एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल दिया तो इसको तो उतार सकते हैं कि एग्जैक्ट एंगल्स क्या थी। अब क्वाड्रिलैटरल अब हमारा 4 साइडेड है तो सम ऑफ द एंगल 360 होगा, तो के मिल जाएगा, तो सारे एंगल्स मिल जाएंगे। एक बार सारे एंगल मिल गए तो फिर ट्राइंगल और क्वाड्रिलैटरल का संबंध है, उन संबंध से फिर बाद में हम बता सकते हैं कि एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या क्या थे, और फिर उधर से आंसर निकल आ जाएगा। आपने बोला तब चमका था मुझे, अब क्या मैं मेंटोस हूं या मैं हैप्पीडेंट हूं? मैं बोलूंगा तब आपकी बत्ती जलेगी या फिर आपकी चमक आएगी? बताओ। बस ऐड में हमको घुसेड़ दो, है ना। मैथ्स का बल्ब बुझा है तो श्रेणिक सर को बुला लो, है ना, श्रेणिक सर का कंसेप्ट पढ़ो और मैथ्स के दिए जला लो, ऐसे कुछ बताओ। चलो अब क्वाड्रिलैटरल पर बात करते हैं कि कितना अटपटा होगा ये ऐड। चलो खैर, हम आगे बढ़ेंगे और हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी अभी मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, क्वाड्रिलैटरल, तकिया कलाम हो गया, हे तकिया कलाम हो गया, नहीं हे गधे हंसते, मैंने क्लास में कहा है। देखो प्रियंका कैसे हा 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 हा, ऐसे आदमी हंसते हैं, ऐसे ऐसे इंसान हंसते हैं, हा 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 हा। रावण सोचो ऐसे हे हंसेगा तो कितना घटिया लगेगा, वो हा 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 ऐसे हंसता है। और गधे हंसते हैं ऐसे हे से होते हैं ना, लड़कों में लड़कियों की रूप पाई जाती है कई बार, वो ऐसे हे आई एम हंग्री प्लीज ऑर्डर समथिंग। हाँ, तो ये जो होता है, बताओ, तो आप पर शोभा नहीं देता आप ऐसे हे हंसते हो, ठीक है, गधे हंसते हैं वैसे, बताओ। खैर आगे बढ़ते हैं हम। ढेचू ढेचू, विनायक जी आप ढेचू ढेचू हंसते हो। कोई कहता है हम भी ऐसे नहीं हंसते, देखो प्रियंका जी लड़की होकर कहती है हम भी ऐसे नहीं हंसते, है ना। बताओ क्या बताया अब यहाँ पर। खैर अब वो भुगते ये सब। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा था और मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था। व्हाट इज क्वाड्रिलैटरल, नोट कीजिएगा, क्वाड्रिलैटरल। तो यहां पर हमारा जब भी 4 साइडेड पॉलीगॉन होगा, 4 साइडेड पॉलीगॉन, तब हम क्वाड्रिलैटरल का इस्तेमाल करेंगे। और 4 साइडेड पॉलीगॉन कैसे भी हो सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। हाँ बट दी समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है इसमें, समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, अभी अभी बताया था, भूल गए क्या? 360 डिग्री होता है सर जी। अच्छा सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, वो तो सर वो हर एक पॉलीगॉन के लिए सेम। कोई कह रहा है 180 डिग्री, सुमाया जी क्या कर रहे हो? सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल हर एक पॉलीगॉन के लिए वो सेम ही होता है 360 डिग्री, गड़बड़ ना करो जी। चलो अब क्वाड्रिलैटरल के अलग अलग प्लेयर्स निकल करके आते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये वाली साइड और ये ऑपोजिट वाली साइड एक दूसरे से पैरेलल है, और अगर मैं अब इनको जोड़ दूं तो ये कौन सा फिगर बन रहा है? वाह विनायक जी वाह, ये रोम्बस है, ये रोम्बस है विनायक जी, है ना। अब मैं आपकी बस को सीधा पाताल में लेकर जाऊंगा, पाताल में, क्योंकि ये अगर रोम्बस है तो फिर ट्रेपेजॉइड क्या है, फिर ट्रेपेजॉइड किधर जाए, उसकी आइडेंटिटी आपने खराब कर दी। अब ट्रेपेजॉइड मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि विनायक जी ने इस चीज को रोम्बस कह दिया है, वो रो रहा है बैठ करके कोने में, है ना, कि हम क्या करें अब। तो ये ट्रेपेजॉइड है आपका। और अगर ये ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड की खासियत ही तो ये है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, ये तो उसकी खासियत है। तो ये आपका ट्रेपेजॉइड है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि ट्रेपेजॉइड में एरिया कितना होगा, कैसे करोगे? सो ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालने के लिए मैंने सिंपल सा ट्रिक याद किया है, एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो बीसी और एडी पैरेलल थे तो इनका एवरेज ले लो, इनटू परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन देम। इधर से एक परपेंडिकुलर खींचो, परपेंडिकुलर, ये जितनी भी हाइट होगी ना, ये हाइट इधर लिख देना, ये है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, ठीक है। कुछ बच्चे थोड़े से उपद्रवी होते हैं, कहते हैं सर ये देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर,
ट्रायंगल प्लस स्क्वायर करेंगे और आंसर निकालेंगे, आप जा सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं, ठीक है, कर सकते हो आप ऐसे कारनामे, आंसर सेम ही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे जाते हो, इट्स वन एंड दी सेम। सो अब अगर मैं नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी ट्रेपेजॉइड की बातें, अब थोड़ी सी नेक्स्ट बातें कर लूं मैं। अगर मेरे पास एक ऐसा है और एक ऐसा है, आपस में पैरेलल है, और फिर एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये भी आपस में पैरेलल है, और मजे वाली बात क्या मालूम है, मजे वाली बात ये है कि ऑपोजिट साइड सिर्फ सेम है, ऑपोजिट साइड ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो अब आपको क्या लगता है ये कौन सा होगा? हाँ सर, ये एक पैरेललोग्राम होगा। भली मेरा पैरेललोग्राम इतना मजेदार ना रहा हो कि बहुत बच्चों को ऐसा लगा हो कि सर ये रोम्बस ओम्बस तो नहीं बना लिया है ना, तो एक काम करते हैं, कहीं अगर बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कहीं कि ये रोम्बस ओम्बस का तो नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ना। हाँ, तो ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अब रोम्बस तो नहीं आ रहा है फील, ये आपस में पैरेलल है, तो अब अपोजिट साइड सेम लग रही है। हाँ सर, चलो, तो अगर ये बात है, हाँ इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अच्छा, इसमें मजेदार बात क्या होती है? मजेदार बात सबसे पहले तो ये होती है कि अगर ये ए बी सी डी है तो हम क्या कहेंगे कि सर ए बी इज पैरेलल टू एनी वन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद ए डी इज पैरेलल टू यस बी सी। अच्छा, दूसरी बात क्या कहेंगे सर? दूसरी बात कहेंगे ऑपोजिट साइड सेम होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, पैरेलल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी, यस। चलो, और क्या कह सकते हैं सर? एंगल्स, एंगल्स, एंगल ए एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी सेम होता है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। अच्छा, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा इसके अलावा? अगर हम दोनों डायगोनल्स बनाएंगे ना तो वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी ठीक है। तो एक बेसिक बात है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। कोई कह रहा है 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री कैसे होगा पैरेललोग्राम में एंगल? रेक्टेंगल थोड़ी ना है, झुका हुआ है ना, झुका हुआ प्लेयर का 90 डिग्री कैसे होता है? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर जी, अगर मेरे पास कुछ ऐसी बातें हो जाए तो? ये तो आपको पता ही है, कल की क्लास में भी किया था। रेक्टेंगल है ए बी सी डी, 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल और ऑपोजिट साइड सेम होता है, और सभी ये फिगर देख पा रहे हो आप, सभी क्वाड्रिलैटरल के सभी फिगर चार साइड है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 360 और सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 360। ये देखो सभी का इसमें ऐसी खेल है। हाँ, अलग अलग इनके शेप्स है। अब इसलिए तो आप जब प्रोडक्ट खाने जाते हो तो कोई रेक्टेंगल में किट कैट देता है, कोई स्क्वायर में कैडबरी देता है, अरे देता है क्या नहीं, कोई ट्रायंगल में मैड एंगल्स आपको खिलाता है, तो अलग अलग शेप्स आपको देते हैं। तो उनकी ज्योमेट्री बड़ी स्ट्रांग है, हर शेप के अपने अपने बेनिफिट है। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार है। और अगर आप स्क्वायर के बारे में बात करो तो स्क्वायर तो आपको पता ही है, स्क्वायर के बारे में क्या ही कहना। सो स्क्वायर इज दिस थिंग, ये रहा ए बी सी डी 90 डिग्री और सारे साइड सेम। अच्छा, अगर ये स्क्वायर ऐसे खड़ा है और टिल्ट हो जाए तो, कि सारे साइड सेम बट एंगल 90 डिग्री ना हो तो ऐसे शेप को क्या कहते हैं सर? ये आपका रोम्बस है, रोम्बस है, रोम्बस, ठीक है। चलो, ये आपका रोम्बस है, ये आपका रेक्टेंगल था इधर, ये आपका स्क्वायर था। चलो, और कुछ बातें। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आंसर क्या है? पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका पूछा? रेक्टेंगल का।
तो मैं इसे रेक्ट लिख दूं क्या? नहीं तो आप कहोगे अरे कुछ समझ नहीं आया। तो एक काम करता हूं, मैं है ना रेक्टेंगल लिखता हूं और ऐसे टेबल बना लेता हूं। टेबल बना दिया तो आपके लिए भी बेटर होगा। अरे तुम जाओ, शेप्स, उसके बाद पेरीमीटर, उसके बाद एरिया। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहां पर बात करूं रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर कितना होता है? सिंपल है सर जी, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये ब्रेथ प्लस ये ब्रेथ, 2 टाइम्स एल प्लस बी। वेरी गुड, 2 टाइम्स एल प्लस बी। और एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, कल भी देखा था। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर के बारे में बात करूं तो पेरीमीटर कितना होता है? सब सारे के सारे साइड सेम है, सो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 4s होगा। और एरिया कितना होगा? साइड स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम के बारे में, तो पैरेललोग्राम में सर ऑपोजिट साइड सेम होते हैं। तो ऑपोजिट साइड सेम होते हैं तो ये रेक्टेंगल की तरह ही हो जाएगा, 2 टाइम्स लेटर से a प्लस बी, ऑपोजिट साइड a और ऐसे इस साइड में b, तो 2 टाइम्स a प्लस बी। अच्छा, बट पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? जिन्होंने वेक्टर कैलकुलस मुझसे किया उनको पता है। हाँ प्रियंका जी ने, यस, बेस इंटू हाइट होगा। तो अगर ये वाला बेस a है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला बेस मेरा a है और इधर से मैंने हाइट h बनाया है विच इज परपेंडिकुलर, तो उस केस में a इंटू एच हमारा आंसर होगा। एंड यस, वी हैव टू से a इंटू एच इज द आंसर। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। और अगर यस, तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरे पास रोम्बस हो जाए तो रोम्बस का पेरीमीटर सेम एज स्क्वायर सर जी, 4 टाइम्स a, but what is the area of rhombus? What is the area of rhombus? सर ये है इसका डायगोनल 1, ये है इसका डायगोनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है जी? एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। यस, चलो लास्ट, अगर मैं आपसे ट्रेपेजॉइड के बारे में पूछूं, ट्रेपेजियम कह सकते हैं, ट्रेपेजॉइड, तो उसका कितना होता है पेरीमीटर? सम ऑफ इट्स 4 साइड, है ना। अब एक दो साइड तो हमको पता होती है, कौन सी? पैरेलल वाली साइड पता होती है। और फिर इस वाला साइड भी देना पड़ेगा, ये वाला साइड भी देंगे, ए बी और सी डी, तो फिर हम कह पाएंगे। तो हम फिलहाल लिखेंगे सम ऑफ दी ऑल साइड्स। ठीक है, यहाँ पर चारों साइड आपको देने पड़ेंगे। सो सम ऑफ ऑल साइड्स। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड? एवरेज ऑफ द पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर हाइट बिटवीन देम। तो कुछ ऐसे हम कह देते हैं, ए एंड बी वर पैरेलल and average of them into perpendicular height which is h। क्लियर? अच्छा, अगर क्लियर तो अब है ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। आपको पता है ये रेगुलर हेक्सागन क्या है? सर रेगुलर मतलब सारे के सारे साइड सेम होने चाहिए ना, सारे के सारे साइड्स सेम होने चाहिए, हाँ कि ना? जरा कमेंट करके बताना। इधर हेक्सागन वेक्सागन का शेप नहीं आता है क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? होना तो चाहिए ना, हेक्सागन मतलब 6 साइड, ये रहा 6 साइड, है ना। चलो, ये रेगुलर हेक्सागन, ये मेरे पास रेगुलर हेक्सागन, इनकी आउटलाइन मोटी मोटी करेंगे, है ना, एकदम मोटी तगड़ी एकदम यहां पर, और फिर फील को हटा देंगे एकदम से, क्योंकि हमको कंसेप्ट का फील चाहिए। अब ये हमारा रेगुलर हेक्सागन। अब अगर रेगुलर हेक्सागन आपने कहा है सर जी, तो फिर सारे के सारे साइड सेम होने चाहिए। अब अगर सारे के सारे साइड सेम होने चाहिए तो सर जी यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं डायगोनल्स बनाना स्टार्ट करूं ना, डायगोनल्स बनाना स्टार्ट करूं ना, एक गजब चीज हो रही है। क्या आपने नोट किया क्या गजब चीज हुआ? जब सारे के सारे साइड्स आपके सेम है, तो फिर अब इंटरनल मामला भी सेम है। अब अगर इंटरनल मामला भी सेम है, जैसे आप नहीं देख रहे हो कि ये वाला ट्राइंगल जो है ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है, ये इधर भी है। ओ, और सर जी यहां पर नोट करने वाली बात क्या है? यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि ये जो साइड है ना, ये साइड इधर भी है, इधर भी है। ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। हाँ, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया
तो क्या मैं कह सकता हूं दैट एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर, अगर ये साइड ए है सो √3/4 ए स्क्वायर कह सकता हूं। और अगर मैं कह सकता हूं तो ये मेरा एक ट्राइंगल था, मुझे तो एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है। सो एनीबडी देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागन इज, और ये नॉर्मल हेक्सागन नहीं है, मुझे स्पेसिफिक कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? स्पेसिफिक एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर को हटाना पड़ेगा ना। बट अगर मैं आपसे ये कह दूं देयरफॉर एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना होगा? सर इट वुड बी 6 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो 6 into √3/4 ए स्क्वायर। सो कैन आई से इट इज 3√3 डिवाइड बाई 2 ए स्क्वायर। एक बार कमेंट करके बता देना यस। भगवत कुमार ऐप को बंद करो और वापस से स्टार्ट करो, आपको स्क्रीन दिखाई देगा। सबको समझ में आ गया एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? गुड। तो है ना, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। ओके ओके चलिए। अच्छा, हर एक एंगल कितना होगा इस हेक्सागन का? हर एक एंगल कितना होगा? n-2 into 180 डिवाइड बाई n। आर यू श्योर? हेक्सागन का एंगल 60 कह रहे हैं, आर यू श्योर? क्योंकि अगर 60 into 5 किया जाए, नहीं हेक्सागन है 6 किया जाए, तो आपका आंसर 360 आ रहा है। गड़बड़ समझ में आ रही है सबको? हाँ, अगर गड़बड़ समझ में आ रही है तो अब ध्यान से सुनना। 60 ये था, ये वाला, ये भी 60 होगा तो ओवरऑल एंगल 120 डिग्री होगा। थोड़ा तो सोच लेते, थोड़ा तो सोच लेते। ओवरऑल होगा 120 डिग्री। क्लियर? चलो, तो मुझे लगता है नाउ यू आर रेडी फॉर सम क्वेश्चंस। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो। कोई कह रहा है पेंटागन में 5 का इंटू कितना करेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपको मिल जाएगा। पेंटागन में 5 है तो 5 रख देना, और हर एक का एंगल निकालना है। रेगुलर पेंटागन अगर आपका है तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। कल की क्लास में सिखाया तो था। मनीष किधर थे आप? ओए सर दिवाली मना रहे थे कल तो। हाँ तो इसको मना लो अब, ये क्वेश्चन को करो सॉल्व। A garden is 24 meter long and 14 meter wide. There is a path 1 meter wide outside the garden along its sides. If the path is to be constructed with the square marble tiles 10 centimeter into 10 centimeter, then find the number of tiles required to cover the path. घोष ने कहा है 20। घोष तुम कभी कारपेंटर वारपेंटर मत बनना है ना, नहीं तो तुम है ना एकदम बिगाड़ करके रख दोगे। तुमको पता नहीं होगा कि फर्नीचर बनाना है तो सनमाइका इतनी चाहिए, तुम आधी वादी लेकर आ जाओगे, फिर कहोगे बस हमारा गणित इतना ही कहता है, इतना ही सनमाइका चाहिए, इतना एरिया है, एक सनमाइका इतना लेता है, इतना ही कवर होगा। ये देखो चरण जी 80 कह रहे हैं ना, क्या होगा इन लोगों का, भगवान बचाए। अच्छा, विला जी ने कहा है 8000, सोनी जी ने कुछ और कहा है, कुमार कहते हैं 7600, प्रियंका ने भी कहा है 8000, सुमाया जी कहती है 6000। सो सोनी जी, सुमाया जी तुम दोनों खेलो डांडिया, क्योंकि तुम दोनों ने गलत बनाया है। और निखिल जी खाएंगे यहाँ पर कचौड़ी, क्योंकि निखिल जी राणा जी ने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, 8000। ऐसा क्यों? समझ नहीं आया ऐसा क्यों? क्योंकि है ना, आपका जो गार्डन है वो 4 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड है, तो एक रेक्टेंगल है। हाँ प्रियंका जी आप भी बर्फी खाइए, फिर कहेगी सिर्फ मोटापा आ गया बर्फी खा खा करके। अब है ना हमको एक वीडियो बना करके टिप बताइए, है ना, एक टिप बताइए कि कैसे मोटापा कम करे। बस यही करते रहो, हर चीज की वीडियो बनाओ, है ना, और तो कुछ काम ही नहीं है। बस हम आपको सुनते हैं हनी सिंह की तरह। हनी सिंह कैसे लिरिक्स, वो उनके गाने कैसे होते हैं, जो आम आदमी लिरिक्स कहते हैं ना, वही वही उनके गाने में होते हैं। अब हमारा भी टास्क यही बना है, आप कुछ कहो, अच्छा उस पर वीडियो बनानी है ना। बच्चों ने पूछा है अब क्या करना है, अब क्या करना है, बस यही टास्क है अब हमारा, और कुछ नहीं बचा है। चलो नोट कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से
इस प्रकार से एक गार्डन है विच इज रेक्टेंगल इन शेप और 24 मीटर लॉन्ग है, 14 मीटर वाइड है। तो हमको कहना पड़ेगा क्या? कहना पड़ेगा कि इतना सारा 24 था और इतनू सा हमारा 14 मीटर था। अब वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं देयर इज अ पाथ 1 मीटर वाइड आउटसाइड दी गार्डन। अब आउटसाइड दी गार्डन मतलब इस साइड भी 1 मीटर है, अरे फिर इस साइड भी 1 मीटर है, अरे फिर इस साइड भी 1 मीटर है और इस साइड भी 1 मीटर है। अरे हाँ कि ना? और अगर हाँ तो क्या आपने नोट किया? थोड़ा सा 1 मीटर ज्यादा ही बना देता हूँ ताकि इतनी सारी अंग्रेजी मैंने लिखी है ना। चलो ये मेरा 1 मीटर है। और अगर हाँ तो ऐसा नहीं लगता फिर कि सर जी ये है आपका एडिशनल, ये है आपका एडिशनल। अरे हाँ कि ना? सब साइड से 1 मीटर होगा ना, इस साइड से 1 मीटर, 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 तो ऐसा वाला शेप बनेगा ना। अब चेक करो, बस कुछ नहीं है, ऐसे आपको डॉटेड लाइंस बनाने इस साइड में, इस साइड में, और फिर समझ में आ जाएगा कि कितना था। और अगर हाँ तो फिर मुझे लगता है अब बात क्लियर हो गई कि अगर वो कह रहे हैं क्या, वो कह रहे हैं दैट इफ द पाथ इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद द स्क्वायर मार्बल, ये तो ये वाला जो है ना, द नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द पाथ, ये जो पाथ है गार्डन के बगल में, वो आते हैं ना, कौन आते हैं? लव बर्ड्स तो अंदर बैठते हैं, जो योगा करने आते हैं, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि हम सेहत बनाए। कपल्स मेहनत नहीं करते इतनी कि इस पर चले, कपल्स बैठे रहते हैं, है ना। लव बर्ड जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, वो मेहनत नहीं करते। मेहनत कब करते हैं? जब अरेंज मैरिज हो जाती है, फिर उनको पता चलता है अरे ये सबसे तो पेट नहीं भरता, ये सबसे तो बिजली के बिल नहीं निकलते, एजुकेशनल फीस नहीं निकलती, है ना, घर के खर्चे नहीं निकलते, ईएमआई नहीं निकलती, गाड़ियां नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, ट्रिप्स नहीं आती, है ना। तो फिर वो बाद में उठ करके काम पर जाते हैं। बस यही कुछ बात है जिंदगी की, और क्या है जिंदगी? सारा ज्ञान 1 मिनट में आपको मैंने बता दिया। हाँ, तो ये जो येलोइश रीजन है हमको वो कवर करना है टाइल से। और जो हमारा टाइल है, अब ध्यान से सुनना, हमारा जो टाइल है वो स्क्वायर वाला है। तो पहले मुझे ग्रीनिश ये येलोइश वाला रीजन तो पता होना चाहिए कि येलोइश रीजन है कितना, फिर तो मैं टाइल बिठाऊंगा ना। तो वो निकालने के लिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करते हैं, ये एरिया ऑफ द पिंकिश, ये देखो ना, ये पिंकिश मेरा था, ये एरिया ऑफ पिंकिश कितना है? 39 कह रहे हैं। अरे एरिया ऑफ पिंकिश 39 कैसे होगा जी? एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 24 इंटू 14, ये तो मुझे प्राप्त हो रहा है 336 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ द कंप्लीट चीज, ये पूरा का पूरा कितना है? एरिया ऑफ द कंप्लीट गार्डन प्लस पाथ, सर एरिया ऑफ गार्डन प्लस पाथ इट इज इक्वल टू, एक एक मीटर आगे जाना पड़ेगा ना, तो ध्यान से देखना, ये 1 मीटर इधर आगे, इधर 1 मीटर इधर आगे, तो ये एक और ये बीच का 24, ये बन गया 26। ये 25 कौन कह रहा है भाई? 26 होगा ना, आगे को भी 1 मीटर, पीछे को भी 1 मीटर। हेमंत यही आपकी गड़बड़ हो गई। और फिर अगर इस साइड में देखें 14 मीटर के वाले में सिनारियो में, ये 14 मीटर और इधर भी फिर एक, इधर भी एक, सो 16 हो गया। सो 26 इंटू 16 इज 416 मीटर स्क्वायर। सभी ने यही गड़बड़ की ना? हाँ वो मुझे पता है। और आप पाथ कैसे बना रहे थे मालूम है? पाथ है ना, इसको छोड़ करके बना रहे थे। तो क्या इधर क्या कबड्डी लंगड़ी खेलेगा वो, कि इधर से इधर जाना हो तो लंगड़ी खेल के जाओ, है ना। आपको इधर पाथ नहीं दिया गया क्योंकि हमने कंसिडर ही नहीं किया, तुम लंगड़ी खेलो। यू डोंट नो व्हाट इज लंगड़ी? एक पैरों पर फुगड़ी कहते हैं जिसको, फुगड़ी लंगड़ी, आई डो नॉट नो आपकी इसमें क्या कहते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हम तो यही कहते हैं। खैर, कोई फुगड़ी कहता है विच इज वेरी फेमस, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 416 मीटर स्क्वायर ये हमारा पाथ के साथ गार्डन का एरिया। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, एनीबॉडी, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, 416 माइनस 336, तो एरिया ऑफ येलोइश रीजन मिल जाएगा। यस इट इज 80 मीटर स्क्वायर। सो ये पूरा 80 मीटर स्क्वायर ये मेरा टोटल एरिया है जो मुझे भरना है विद द हेल्प ऑफ द टाइल। अरे तो एक टाइल का जो जो साइड है वो स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ टाइल? एक टाइल का एरिया कितना है? टाइटल हो गया ये तो। व्हाट इज द एरिया ऑफ टाइल? मैं वन टाइल की बात कर रहा हूं, है ना, वन टाइल।
तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो स्क्वायर है ना, तो साइड स्क्वायर, सो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ये बनेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मैं क्या करूं, मुझे तो मीटर में चाहिए था ना आंसर, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट 80 मीटर स्क्वायर का है। अब अगर मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है तो मैं मीटर में कैसे जाऊं? सर 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो सर डिवाइड बाय 100 कर लो। तो क्या मैं कह लू यहां पर कि 1 सेंटीमीटर फिर बन जाएगा 1/100 मीटर। चेक कर लो। और अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो 100 डिवाइड बाय 1 2 3 4, तो दो अंडे कैंसल, तो 1/100 मीटर स्क्वायर। गुड, 1/100 मीटर स्क्वायर एक टाइल। तो क्या मैं कहूं कि मेरा जो एक टाइल है उसका एरिया 1/100 मीटर स्क्वायर है, टोटल एरिया मुझे भरना है 80 मीटर स्क्वायर का, तो टोटल टाइल मुझे कितने लगेंगे? हाउ मच इज नंबर ऑफ टाइल्स? नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, आपको टोटल कितना एरिया भरना है? 80 मीटर स्क्वायर इज माई टोटल एरिया जो मुझे भरना है। अच्छा, और वो एरिया पर टाइल कितना था? एरिया पर टाइल वो था 1/100 है ना, ये मेरा था एरिया फॉर वन टाइल या एरिया पर टाइल, ये मेरा था। तो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मीटर स्क्वायर कैंसल, एरिया कैंसल, पर टाइल जाएगा ऊपर, सो आपको मिल जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर, सो 80 इंटू 100 टोटल टाइल्स है ना, टोटल टाइल्स, सो इट इज 8000। क्लियर हो गई बात? ये देखो अभी भी कोई 800 कह रहा है। सुमाया जी क्या होगा आपका? सर इफ यू टेक द पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्राइंगल एंड देन मल्टीप्लाई, हाँ कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, दिस इज द ओनली वे विच वी हैव टू सॉल्व, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि इसके अलावा और क्या तरीका होगा, इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है। सिंपल है ना, पहले मेरे को वो पाथ का एरिया कितना है वो चाहिए, एक बार पाथ का एरिया मिल गया, और एक टाइल कितना पाथ भर सकता है, जो मेरा एक टाइल था ना, वो एक टाइल मेरा जस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर भर सकता है। तो ऐसे कितने टाइल लगेंगे ताकि पूरा का पूरा येलोइश रीजन कवर हो जाए? इतना सही तो पूछा था। ओके, अब ज्योमेट्री में फील आ रहा है तो बोलो यस। आज की क्लास में कुछ अच्छे अच्छे सवाल हमने किए। फील आ रहा है? आज की क्लास में लेवल अप हुआ। रेक्टेंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, अलग अलग शेप, रोम्बस वोम्बस, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है ना, और फिर बाद में ये वाला तो बहुत बेहतरीन था, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से कैसे ऑप्शन से बचा जा सकता है, और फिर बाद में सब्स्टिट्यूशंस करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और फिर हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट पता ही था, ये भी चीज होती है, ये आज पता चल गया, सैस बचपन में पढ़े थे बट भूल गए थे। और फिर अल्टीट्यूड क्या होता है, फिर बाद में मीडियन, एंगल, बाइसेक्टर, ये सारी चीज। तो मैं ट्राई करते रहता हूँ कि इतना क्वेश्चन लेकर आ जाओ कि आपको वैरायटी मिलता रहे। तो अब जो नेक्स्ट है ना, कोई कह रहा है छुट्टी नहीं, या चुटकी, चुटकी तो वो छोटा भीम के पास है, सोनी जी। छोटा भीम देखते हो आजकल? चलो, कोई कह रहा है कि हेक्सागन का इनर साइड्स कैसे हुआ, प्रूफ करना पड़ेगा वो। तो आप कर सकते हो, अगर सारे साइड 60 है, ये साइड वाले, अरे हाँ के ना, ये साइड 60 है ना, ये भी 60 है, तो फिर ये बचा कितना? अरे बताओ, ये साइड 60 है, ये साइड 60 है, तो ऊपर वाला कितना हुआ? 60। अब जब पूरा का पूरा 60 है तो फिर क्या हुआ? इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इनर साइड सेम हुए, खत्म हो गई बात। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब किसको पढ़ेंगे? अरे वो सर जी, वो एक गोला होता है, वो गोला कभी समझ में नहीं आया है ना पेपर में, इसलिए मैथमेटिक्स में गोला ही मिलता है। कौन सा गोला समझ में आया? सर्कल, सर्कल की कहानी है। अब हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल आपको मत समझ में आता है, लॉकडाउन में सर यही हुआ था, पेट का हाल। अब समझ में आया। पिताश्री को हम कहते थे इतने मोटे हो रहे हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, है ना, थोड़ा ये कर लो, योगा कर लो। ज्ञान देने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है ना। फिर पिताश्री कहते तुम हमारे उम्र के हो जाओ, फिर तुमको पता चलेगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर सर्कल, सर्कल की बात कर रहे हैं हम।
अभी भी यही है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को टच होते हुए बाहर निकल रही है, देखो ये टच होते हुए बाहर निकल रही है, इसको क्या कहेंगे? यस, इसको हम कहेंगे टैंजेंट। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास ये सर्कल का सेंटर था और सेंटर से मैं ऐसे गया, तो ये क्या है हमारे पास? सर जी, ये आपका रेडियस है। रेडियस जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट भी करते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास अगर ऐसा हो जाए तो सर ये आपका है डायामीटर। सेंटर से जा रहा है ना, सेंटर मेरा ओ है, सेंटर से जा रहा है, ये आपका है डायामीटर जिसको हम डी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डायामीटर को हम लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ दी सर्कल भी कहते हैं, क्योंकि अगर दो पॉइंट ऐसे टच किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं कॉर्ड। सो डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ दी सर्कल। ठीक है, और कुछ? यह सारी बातें समझ में आ गई? क्लियर हो गई सारी बातें? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं? चलो, तो लेकर चलता हुआ आगे टू सम। कोई कह रहा है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है फिर? कोई कमेंट करके बताओ। सीकेंट इज व्हाट? अगर ये मैं कह दूं, ये कितना होता है? हाँ, ये कितना होता है जो मैंने अभी बताया? अरे, कोई कह रहे एरिया अंडर कॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, ये सेक्टर भी नहीं है, ये सीकेंट है। एक स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट्स को काटते हुए बाहर निकले उसको हम सीकेंट कहते हैं। ठीक है, चलो क्लियर अब? कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं? अब अगर कोई समस्या नहीं, कोई दुविधा नहीं, तो फिर कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर सर जी मेरे पास ये पॉइंट सेंटर वाला ओ है और ये मेरे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड ए बी। अब अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर नीचे खींचू, परपेंडिकुलर नीचे खींचू, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? ये परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर ओडी है, ओडी, ओडी क्या करेगा जी? बाइसेक्ट करेगा। यस, सो क्या मैं कह सकता हूं दी परपेंडिकुलर ओडी बाइसेक्स माई कॉर्ड? जब भी आप एक कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना चाहोगे तो फिर वो बाइसेक्ट करेगा। हाँ, ये सब आपके 10th के डेरिवेशन में था, अलग अलग तरीकों से देख सकते हो। दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल टू दी कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, ऐसा आप कह सकते हो। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, या फिर आप ऐसा कह सकते हो दी लाइन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल टू दी मिड पॉइंट of the chord is perpendicular. The line from center to midpoint of chord is perpendicular to chord. क्लियर हो गई बात? वाइसा वर्सा जिसको कहेंगे कि ये वाला पॉइंट एडी एंड डीबी है ना, ये सेम टू सेम है, एडी इज इक्वल टू डीबी, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर इनको जोड़ दोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिंग ऑफ अ कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लेते हैं कि मेरे पास ये कॉर्ड है और मैंने एक लाइन बनाई है जो इससे परपेंडिकुलर है, तो ये है ना सेंटर से पास करेगा, ऐसे वो कहना चाहता है। क्लियर हो रही है बात? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? तो बोलो यस। कि थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा, ये सब देखने के नजरिए है, पता नहीं गेट एग्जामिनर कौन से स्टाइल में पूछ ले। सो दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड passes through center of circle। चल आगे बात करें, इतना क्लियर? अब अगर इतना क्लियर तो कुछ और बातें जाननी है सर जी। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनना, कि ये मेरा सेंटर ऑफ दी सर्कल, अरे सेंटर किधर शिफ्ट हो गया क्या इस बार? ये मेरा सेंटर ऑफ दी सर्कल ओ, मेरे पास ये एक कॉर्ड है, मेरे पास ये दूसरी कॉर्ड है, मैं ये कह रहा हूं ये दोनों कॉर्ड सेम है। अब अगर ये दोनों कॉर्ड सेम है
तो फिर आपको कहना है that this center to the chord, है ना। देखो ये ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सेंटर से यहां पर आप लाइन खींचोगे, ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा दोनों को, ठीक है, ये दोनों को बाइसेक्ट भी करेगा और ये दोनों सेम भी है, आप समझ रहे हो, ये पिंकिश वाले कॉर्ड सेम भी है। तो मैं ऐसा भी लिख रहा हूं दैट ए बी एंड ये सी डी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। जब ऐसा हो तो ये इक्वी डिस्टेंट भी है। इक्वी डिस्टेंट के लिए मैं ऐसा भी कहना चाहूंगा दैट ओ डी, डी तो हो चुका है, सो लेट अस टेक ओ एस एंड ओ जे। सेम दिख नहीं रहा है, क्या सेम दिख नहीं रहा है? ए बी एंड सी डी लेंथ में सेम है, ए बी एंड सी डी लेंथ में सेम है, और आपका जो ओ एस और ओ जे है, ओ एस एंड ओ जे, वो भी इक्वी डिस्टेंट है, तो वो भी सेम है, ठीक है। सो दो प्रकार से मैंने आपको बताया। पहला प्रकार था दैट इक्वल कॉर्ड्स in equal circle are equidistant from center, ठीक है। जब कॉर्ड इक्वल हो और आप यहां से आप परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है, तो वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है, यानी दोनों सेम है, ओ एस एंड ओ जे। सेकेंड, कॉर्ड इन दी सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर आर इक्वल, ठीक है। मतलब अगर यहां से आप ये ओ एस बनाओ और यहां पर ओ जे बनाओ और फिर बाद में कॉर्ड क्रिएट करो, वाइसा वर्सा कॉर्ड क्रिएट करो, तो फिर वो भी सेम है। तो इसी का उल्टा अगर आप देखोगे तो वो भी सेम है, वही सेकेंड पॉइंट है। तो बार बार इंग्लिश नहीं लिखूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? इक्वल सर्कल मींस वही सर्कल में अगर दो कॉर्ड सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर से वहां तक की जो जर्नी है वो इक्विडिस्टेंट है। क्लियर हो रही है बात? चलो, और कुछ? नो डाउट आगे बढ़े। अब नो डाउट आगे बढ़े तो फिर आपको पता होना चाहिए एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये सेंटर O है और मैं यहां पर एक रेडियस R बना दूं, अब ये रेडियस से मैं अगर टैंजेंट खींचू ना, तो पता है क्या होगा? ये जो रेडियस ने यहां पर टच किया है ना, अगर इस पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट खींचू तो पता है क्या होगा? ये आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। यस, दे आर परपेंडिकुलर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी है सर्कल की, और ये रैंडम फॉर्म में निकल आती है एग्जाम में। अरे अचानक से ये क्या हो गया? तो एग्जाम का प्रश्न आ गया। नहीं, ये तो चीटिंग है बबुआ। चलो, हमको और ब्लैंक स्लाइड चाहिए। किधर हम फाइनल डेस्टिनेशन पर आ गए। मुंह दिखाई हो गई। हाँ, और कुछ? मुंह दिखाई हो गई। शगुन के पैसे भी दे दो फिर प्रियंका जी। मुंह दिखाई हो गई। चलो, लड़के देखने जा रहे हैं ये, जनरली लड़कियां देखने जाते हैं तो ऐसे कहते हैं मुंह दिखाई हो गई, बट अभी तो सब मामला बराबर है। प्रियंका जी कहेंगे इसमें क्या है, हम भी अब पीएससी ऑफिसर बन जाएंगे। हम भी कहेंगे लड़के का मुंह दिख गया, चलो मुंह दिखाई हो गई, शगुन के 101 रुपए तुम भी रख लो। सब इक्वल है, अब सब भैया, सब खेल है। नोट कीजिएगा यहाँ पर, नोट कीजिएगा कि हमारे पास अब सामने वाला रख भी ले, चलो श्रेनिक सर का नेक्स्ट कोर्स पढ़ने में डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये भी बात ठीक है ना, फ्री के पैसे कौन चूके। चलो, प्रियंका जी कह रही है अरे सर जी ये डायलॉग था, देखा मेरा जोक को सीरियसली लेना, इसलिए मैं लड़कियों पर जोक नहीं करता। देख रहे हो ना प्रियंका जी के रिप्लाई, ये मेरे जोक को सीरियसली लेगी और सीरियसली लेने के बाद फिर कहेगी अरे सर ऐसे कैसे, ये तो ये डायलॉग होता है। तो हमारा जो जोक है उनको सीरियसली लेना आदत है, और जब मैं सीरियस बातें करता हूँ ना तो फिर ये बाद में कहती है अरे वाह सर जी क्या जोक मारा, मजा ही आ गया। मैं कह रहा हूँ मैं सीरियस हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा है ना। ये प्यार मोहब्बत जब कॉलेज में करते हो तो फिर बाद में करियर बर्बाद होता है, तो फिर लड़कियां कहती है वाह सर क्या जोक मारा है ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है प्यार मोहब्बत हो और करियर भी बढ़िया हो। ये जो है ना, प्यार मोहब्बत भी हो और करियर बढ़िया हो, ये ऐसे बोलने वाले खुद तो कभी करेंगे नहीं ना, करियर बढ़िया करेंगे या ना प्यार मोहब्बत कर भी सकते, फिर बाद में ब्रेकअप हो जाता है, एज ऑब्वियस है ना। तो
ऐसे इनको मिलते भी नहीं है कि ऐसे एग्जाम्पल सेट करे कि सर इन्होंने प्यार मोहब्बत की और इनका करियर भी बढ़िया है ना। और फिर बाद में ये कहानी पूछना चाहते हैं सर ये केस नंबर 3 वैलिड क्यों नहीं है। ये केस नंबर 3 सिर्फ एक्सेप्शनल लोगों के लिए है जो गरीब होते हैं ना, जैसे शाहरुख खान स्टार्ट में गरीब थे और जब अगर किसी ने उनसे प्यार किया तो पैसों के लिए प्यार नहीं किया, स्टेटस के लिए प्यार नहीं किया, एक्चुअली वो पर्सन से लगाव था इसलिए, है ना, पैसे बाद में आए। और अगर सिमिलरली ऑन दी सेम नोट अगर सुंदर पिचाई का भी लव मैरिज है तो पैसा या स्टेटस या सीईओ था इसलिए प्यार नहीं हुआ, है ना, अच्छा दिखता था, सुंदर पिचाई का चेहरा देख लेना कॉलेज के जमानों में, है ना, अच्छा दिखता था, हैंडसम था, है ना, या फिर वो होते हैं ना ग्रुप में सबसे कूल बॉय ऑफ द ग्रुप, है ना, सबको हंसाते हैं, कॉमेडी करते, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा था इसलिए उससे प्यार नहीं हुआ। ठीक है, वो अच्छा आदमी था इसलिए प्यार हुआ, इसलिए जब वो पैसे नहीं थे उनके पास तब भी उनका रिलेशनशिप था और होने के बाद भी उनका रिलेशनशिप था। जब ऐसी रिलेशनशिप हो तब वो टिकती है, नहीं तो सब धोखा है जी। और ऐसी रिलेशन इस जमाने में कौन करे सर, इंस्टाग्राम में फिर क्या फोटो लगाए, है ना, वो मेरी बगल वाली दोस्त को हम कैसे जलाए। तो ये सब चक्करों में फंसे रहते हैं पूरी दुनिया कि बगल वाले दोस्त को जलाना है, दोस्तनी को जलाना है, किसको जलाना है आई डो नॉट नो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मालूम है, अगर मैं यहां पर एक रेडियस बनाऊं और यहां पर एक रेडियस बनाऊं और फिर मैं यहां से एक टैंजेंट बनाऊं और यहां से एक टैंजेंट बनाऊं, तो आपको पता है क्या होगा, तो आपको पता है ये चीज में बड़ी चीज हो गई है। ये एक दूसरे को 90 डिग्री, ये बात समझ में आती है सर जी। और क्या बात समझ में आती है सर जी, अगर आप इसको जोड़ दोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, अगर आप इसको जोड़ दोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है। और अगर ये डी, ये ए, ये बी और ये सी है तो हम कह सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये कैसे, एक पॉइंट से अगर दो टैंजेंट निकले तो वो दोनों सेम होते हैं, क्या आपने ये बात सुनी थी, एक पॉइंट से अगर ये इसको टैंजेंट है ना सर्कल से और ये इसको इधर से टैंजेंट तो दोनों सेम होते हैं। बट कैसे सर जी, कैसे सर जी, हाउ इज इट सेम, दिस इज रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, टेक द ट्राइंगल ADB, ADB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस दा के हिसाब से, पाइथागोरस दा के हिसाब से क्या हम कह सकते हैं, कोई कह रहा है AB इज इक्वल टू BC, अरे हाँ विराट कोहली था यार, मैंने AB इज इक्वल टू AC कैसे कह दिया, समझाने के टाइम तो बताया था कि एक पॉइंट से दो टैंजेंट, लिखने के समय ऐसे कर दिया, कहना क्या चाहते हो सर जी, यही कहना चाहते हैं। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि ADB को अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि BD स्क्वायर वॉज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस दा। सिमिलरली DBC, ये वाला ट्राइंगल देखिए DBC, तो उसमें सर जी अगेन आप कह सकते हो दैट BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा कुछ बात पता चली, हाँ सर जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये कैंसिल, और क्या बन रहा है सर जी, AD स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, AD स्क्वायर और ये AB स्क्वायर, बट सर जी AD स्क्वायर और DC स्क्वायर, ये तो हमारा रेडियस R था, है ना, AD इज रेडियस R एंड DC इज ऑल्सो रेडियस R, तो वो दोनों आपस में कैंसिल, सो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में जीरो था तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ही ये हुआ दैट AB इज इक्वल टू BC। क्लियर, क्या बात सबको समझ में आ गई, तो बोलो यस। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। चलो तो आगे लेकर चलता हूं, कुछ और बात करते हैं। जैसे शायद आपने है ना ये भी सुना होगा BD नॉट हाइपोटेनियस, सो वाई AB, किसने कहा हाइपोटेनियस नहीं है, किसने कहा BD हाइपोटेनियस नहीं है, किसने कहा कि ये दो एडजेसेंट साइड है हमारे और ये हाइपोटेनियस है, बट कौन है जो कह रहा है BD हाइपोटेनियस नहीं है ना, तो इधर क्या लिया है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द समेशन ऑफ साइड्स,
हाँ, अब है ना, पहले डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। नहीं नहीं नहीं, आप घूमते रहो बी डी फिर सॉरी ए बी फिर सॉरी ये, पहले डिसाइड कर लो कि परपेंडिकुलर साइड्स कौन है, फिर ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज कैसे है। ठीक है, पहले ये डिसाइड कर लो अपने आप में। नहीं नहीं, पहले बैठ करके समझौता कर लो कि ए बी कौन है, बी डी कौन है, सी डी कौन है ना। पहले डिसाइड कर लो, समझौता कर लिया, हाँ, फिर अब खुद से देख लेना तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो अब अगर आगे बढ़े तो ध्यान से नोट कीजिएगा। सबको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेकर चलता हूं आगे टू दी नेक्स्ट पॉइंट। देखो मेरे पास है ना एक सेंटर ओ था, एक सेंटर ओ था, और फिर मैंने क्या किया मालूम है, मैंने है ना ऐसे आइसन आइसन मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया। ठीक है, और ये मेरा एंगल हो गया लेटर से एंगल थीटा। और फिर है ना मैंने इसी इसी कॉर्नर पॉइंट से मैंने क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट किया यहां पर ऐसे। तो कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा फिर? 2 थीटा। वेरी गुड यार, 2 थीटा। कैसे? मुझे कभी समझ ही नहीं आया, मुझे कैसे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। नीचे वाला थीटा है, दूसरा वाला 2 थीटा, कैसे कैसे? ये गलत है, ये गलत है। ऊपर वाला थीटा तो नीचे वाला 2 थीटा होगा। ठीक है, ऊपर वाला थीटा तो नीचे वाला 2 थीटा होगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। और ये समझाने के लिए देखो, आपने रट्टा मारा इसलिए आप गलत कर दिए। अब सुमा जी पूछेगी हाउ 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 सर, आई वांट टू नो ये कैसे हुआ। हाँ, रट्टा मारने वाले प्लेयर है ना ऐसे जनरली गड़बड़ करते हैं, और जो रट्टा नहीं मारते ना वो बड़े आराम से कहते हैं ध्यान से सुनना जी, कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है, हम आगे जाएंगे पेस्ट करेंगे, और भूल जाइए इन सभी को, इन सभी को भूल जाइए आप। ठीक है, और आप क्या कीजिए इनके बदले पता है, इनके बदले आप यहां से एक और लाइन खींचिए, एक और लाइन खींचिए, कहिए कि ये हमारा W है और ये हमारा Y है। फिर कहिए कि आप, ध्यान से सुनना, कहिए कि आप ये हमारा A है, ये हमारा X है और ये हमारा Z है। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा बट सर जी यहाँ पर आपने नोट किया कि हमारे रेडियस थे, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। तो सर जी अगर ये ट्राइंगल को आप देखो, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, इसमें दो साइड सेम है, और अगर इसमें दो साइड सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं दो एंगल भी सेम होना चाहिए। कौन सा एंगल? तो सर जी ये और ये सेम थे तो इनके ऑपोजिट एंगल सेम होने चाहिए, तो ये भी W होना चाहिए। और सिमिलरली अगर सर जी ये कंसेप्ट अगर यहाँ पर लगाओ इस वाले ट्राइंगल में कि दो रेडियस है, दो एंगल सेम होना चाहिए, तो ऑपोजिट साइड्स के एंगल सेम होने चाहिए, तो उस केस में अगर ये वाला Y है, तो देखो ये और ये साइड सेम था ना, तो इनके ऑपोजिट एंगल मतलब ये वाला भी Y होना चाहिए। क्या इतना सबको समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। जूम करके देख लो, कितनों को अगर छोटू छोटू दिखाई दे रहा है तो जूम करके देख लो, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट एंगल सेम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस सेम, उनके ऑपोजिट एंगल सेम। चलो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और कहानी को नरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x प्लस जेड प्लस ए कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो सिंपल है, x प्लस जेड प्लस ए, ये आपका होगा 360 डिग्री। हाँ कि ना? गोला हो रहा है ना, x प्लस जेड प्लस ए, ये एंगल 360 डिग्री हो रहा है। वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 कि ये जो पहला ट्राइंगल है, ये जो पहला ट्राइंगल है W और X इसके एंगल है, WX इसके एंगल है, तो समेशन करने पर 180 डिग्री आना चाहिए। W प्लस X प्लस W दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो कैन आई से X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2W? हाँ। सिमिलरली सर वो जो दूसरा ट्राइंगल था उसमें YYZ ये एंगल थे, YYZ ये एंगल थे, तो इनका भी समेशन करने पर 180 डिग्री। तो इसलिए मैं इधर से भी ऐसा कह सकता हूं दैट Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2Y। हाँ कि ना? चेक कर लो, मेरे पे भरोसा मत रखना कैलकुलेशन में। अच्छा चेक कर लिया। अब इक्वेशन 1 पर जाऊंगा और कहूंगा कि X भैया और Z भैया, X भैया और Z भैया कैसे थे? सर ऊपर
ऊपर वाला इक्वेशन आपने मॉडिफाई किया, दैट a इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स माइनस जेड, और आपने कह दिया 360 माइनस एक्स भैया हमारे 180 माइनस 2w थे, जेड भैया हमारे 180 माइनस 2y थे। अब अगर आपको x और z सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो क्या अब आपको समझ में आ रही है कुछ चीजें? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग का खेला खेल लेता हूं ताकि आपके नजरों के सामने चीजें दिखाई पड़े। दिखाई पड़ रही है कुछ? क्या दिखाई पड़ रही है? ए किसके बराबर है? ओए 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 सर, ए बराबर है 2w प्लस 2y विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स w प्लस y विच इज नथिंग बट ये जो हमारा इधर वाला एंगल था w प्लस y उसका डबल है इधर, है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताना। इसका डबल है इधर। a इज 2 टाइम्स ऑफ दैट, a इज 2 टाइम्स ऑफ दैट। हाँ, तो यही तो मैं आपको बता रहा था ना कि अगर ये थीटा है तो इधर वाला एंगल उससे डबल है, 2 टाइम्स ऑफ दैट। तो कुछ बच्चे उल्टा पुल्टा कह रहे थे, हाफ वाफ कह रहे थे। अब क्लियर हो गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ऐसे अगर थोड़ा सा देख लेते हो ना तो नेक्स्ट टाइम याद रहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो हमारे रेडियस 3 थे, है ना, 3 रेडियस सेम टू सेम, ऑपोजिट एंगल सेम। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो हम भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो जाते जाते वो जो मुंह दिखाई हो गई थी उसको थोड़ा सा निपटा देते हैं, उसको थोड़ा सा निपटा देते हैं। कल और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे सर्कल से रिलेटेड। इसका आंसर क्या है? गेट का सवाल है। 5 line segments of equal lengths PR, PS, QS, QT, RT are used to form a star. 60 डिग्री, वेरी गुड यार, 60 डिग्री गलत है आंसर। ये देखो सारे के सारे PS, PR, QS, RT, है ना, फिर TQ, ये सारे के सारे साइड सेम है। अरे तो देखो ना, जब PS और PR के बीच में एंगल थीटा बन रहा है तो वो सेम टू सेम ऐसे जो PS और PR है, और यहां पर इस साइड में देखना आरटी और पीआर है, वो भी तो सेम ही साइड्स है ना, आरटी और पीआर, तो उनके बीच का भी एंगल थीटा होना चाहिए, हाँ कि ना? क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो यस। ये तो ऐसी बात हो गई ना, आप ऐसे करके बताओ या फिर आप ऐसे यो करो, है ना, वी माने विक्ट्री करो, एंगल थीटा, फिर इसी शेप को ऐसे कर दो, हाँ तो अभी भी थीटा है ना, इसी शेप को ऐसे कर दो, अभी भी थीटा है। समझ में आ रही है बात? वही खेल चल रहा है, और अगर वही खेल चल रहा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब क्लियर हो गया? सभी साइड सेम देने का अर्थ क्या होता है, सभी साइड सेम देने का मीनिंग क्या होता है? ये होता है मीनिंग। क्लियर? अब अगर ये मीनिंग सबको समझ में आ गया तो फिर आप कह पाओगे कि सर जी अब ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर हमको थीटा निकालना है तो ऐसा लग रहा है कि हम कह सकते हैं ये जो एंगल है ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो जाको ध्यान से देखो, ये जो आपका एंगल है इधर, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ग्रीनिश ट्रायंगल। सो कल आपने एक कंसेप्ट सिखाया था दैट द एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। क्या सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल था किस ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का। ओए 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 ओए, अगर ऐसा है तो फिर एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इंटीरियर ट्रायंगल 2 थीटा। ओके, तो अब मुझे लगता है बात क्लियर हो गई। ये जो छोटू छोटू ट्रायंगल है, छोटू छोटू ट्रायंगल की सारी एंगल्स आपको पता है। पहली एंगल थीटा, दूसरी एंगल 2 थीटा, तीसरी एंगल 2 थीटा। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज 180 डिग्री। हाँ, हैप्पी दिवाली भाई, कितने पटाखे फोड़ोगे, है ना, दिवाली समझाने के लिए? एक बार में समझ आ जाती है हमको चीजें। हाँ, तो यहाँ पर 180 डिवाइड बाई 5 हमारा आ गया 36 डिग्री। क्या सबको बात समझ में आ गई? तो बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ओके सर, आप क्वेश्चन हवा में ही उड़ा देते हो। अरे मैं नहीं, ये क्या फुलझड़ी है क्या या रॉकेट है, हवा में उड़ा देता हूँ, है ना, हवा में उड़ा देते हो। चलो तो सिंपल है, नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा देखो और फिर कोई ऐसा कहे तो कहना भाई थीटा सेम है, सर ने बताया था।
कोई फोटो में ऐसा कहता है, लड़कियां ऐसा करती है, लड़के ऐसा करते हैं, एटीट्यूड दिखाएगा। हाँ, दोनों में थीटा वही है, दोनों में थीटा वही है। तो कोई बच्चे कहेंगे सर जी क्या इस चीज को मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता था? मैंने कहा ओए, क्या एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे? एक बार कमेंट करके बता देना। अरे पूरा का पूरा तुम किधर गायब हो रहे हो? कौन सा तरीका है सर जी? सर जी ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये जो शेप बना है, ये जो अंदर वाला शेप बना है, ये हमारा पेंटागन है, और ये कोई साधारण पेंटागन नहीं है। ये कोई साधारण पेंटागन नहीं है। ये कैसा पेंटागन है? ये कैसा पेंटागन है? ये रेगुलर पेंटागन है, यानी सब साइड सेम। ये कैसे पता चला? मैं कह रहा हूं ऐसे एंगल करो और फिर से वैसी एंगल करके और फिर बाद में आपस में ऐसे जोड़ो, तो आपको पता चलेगा कि साइड सबकी सेम है। अब समझ रहे हो ना? ये वाली जो साइड है, ये सेम टू सेम इसकी साइड है। ऐसे सोचो कि कोन है, कोन अलग अलग जगह से घुसेड़ा गया है। ये ऐसे आपने कोन बनाया है, कोन एक बार इधर से देख रहे हो, एक बार इधर को देख रहे हो, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार ऊपर से। हाँ, तो ये साइड तो सेम है ना इन सबकी। अब अगर इन सबकी साइड सेम है तो फिर ये आपका रेगुलर पेंटागन, ओ रेगुलर पेंटागन। तो फिर रेगुलर पेंटागन सबकी एंगल भी सेम। कोई मुझे बता सकता है दैट अगर मुझे एंगल निकालना हो, ध्यान से सुनना, मुझे ये वाला एंगल निकालना है ऑफ दिस रेगुलर पेंटागन, हाउ विल आई डू दैट? सर रेगुलर पेंटागन में आपको पता है दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स is equal to n minus 2 into 180 डिग्री, वेर n is पेंटागन यानी 5 180 डिग्री। सर अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन निकालना है तो ये 5 माइनस 2 इंटू 180 को डिवाइड करो 5 के साथ, तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? कमेंट करके बताना। आपके साथ में कर देता हूं, 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 5, 108। क्या सभी को 108 आया? और अगर सभी को 108 आया तो नोट कीजिएगा, ये एंगल अगर 108 है तो कल आपने एक कंसेप्ट बताया था जिसका नाम था सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये वाला कितना होगा फिर? सप्लीमेंट्री ना, ग्रीनिश एंगल कितना होगा? ग्रीनिश एंगल प्लस ब्लूइश एंगल इज 180 डिग्री, तो ग्रीनिश एंगल कितना होगा? 72। सिमिलरली सर ये भी एंगल 72 होगा, क्योंकि सेम कंसेप्ट, ईच एंगल ऑफ द पेंटागन इज 108 डिग्री, तो फिर सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से ऊपर वाला भी 72। हाँ, तो अब मुझे बता देना, आपके पास ट्रायंगल आ चुका है, एक एंगल अननोन है, बाकी दो पता चल चुके हैं। सो कमेंट करके जरूर बताना कि 72 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा की आंसर आ गए 36 डिग्री। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मजा आया तो बोलो यस। जैसे आपको जाना है आप जा सकते हो, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। मेथड 1 से जाना है तो मेथड 1 से जाओ, मेथड 2 से जाना है मेथड 2 से जाओ, कैसे भी जाओ बट आंसर लेकर आओ, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी कठिन लगा था उन बच्चों को जिनकी ज्योमेट्री वीक है, बट जिनकी स्ट्रांग है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं ट्राई करता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्लास में करवाऊं, ज्यादा से ज्यादा बातें कराऊं। तो आज की क्लास कैसी लगी? मजा आया आज की क्लास? क्योंकि पहली क्लास ज्योमेट्री मैंने धीमी धीमी ली थी, क्योंकि पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा था ज्योमेट्री के साथ। आज थोड़ा सा रफ्तार हमने पकड़ा, तो कल थोड़ा और रफ्तार पकड़ेंगे और बन जाएंगे बादशाह। किसका? एप्टीट्यूड का बादशाह, ठीक है। तो देख पा रहे हो कल की सारी चीज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल काम आया ना मेथड 2 में, ईच एंगल ऑफ द पॉलीगॉन काम आया ना, ठीक है। कल भी ज्योमेट्री, हाँ कल सैटरडे है ना, कल भी ज्योमेट्री, यस लास्ट पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री, क्योंकि अब वॉल्यूम का खेल बचा है ना। 2 डायमेंशनल तो सब कुछ देख लिया, और सर्कल पर भी थोड़ी और बातें करनी है ना, तो कल सारी बात करेंगे। सर्कल पर आज सारी प्रॉपर्टी देख ली, बट और भी बातें करनी है। सो आज की क्लास में हमने क्या देखा, क्विक रिकैप ले लेता हूं। आज की क्लास में हमने देखा अल्टीट्यूड, मीडियन और फिर एंगल बाइसेक्टर के बारे में, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने देखा, फिर हमने देखा ये सम ऑफ बेस एंड अल्टीट्यूड की बात, फिर हमने देखा यहाँ पर कि कैसे हम एंगल बाइसेक्टर से डील कर सकते हैं, आइदर बाय गोइंग विद द एरिया सैच कॉन्सेप्ट और एल्स बाय गोइंग विद द
सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। फिर हमने देखा यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल 4 साइडेड वाली कहानी होती है, और उस पर अलग अलग बातें हमने की, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, और फिर हमने रेगुलर हेक्सागन को भी देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और फिर हमने देखा यहाँ पर गार्डन की कहानी कि जो पाथ बच गया है उसमें कितने टाइल्स लगाने वाले हैं, तो 8000 लगाने वाले हैं। फिर सर्कल में बाकी सारी बातें हमने देख ली, और प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि परपेंडिकुलर वो बाइसेक्ट करेगा सेंटर से, यहाँ पर इक्विडिस्टेंट है, अगर कॉर्ड सेम तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, और फिर यहाँ पर टैंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर, अगर एक पॉइंट से दो टैंजेंट निकलते हैं तो दोनों टैंजेंट सेम है। फिर एंगल जो है सेंटर से, ये जो एंगल बना है वो 2 थीटा, ऊपर वाला थीटा है। सो इसका प्रूफ यहाँ पर देख लिया, और फिर कुछ बातें हमने जानी, इतनी सारी बातें हमने आज के क्लास में की। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास ऑफ टुडे। ऐसे ही हम डे बाय डे बेसिस पर एप्टीट्यूड में आगे बढ़ते रहेंगे, कंसेप्ट्स को इंप्रूव करते रहेंगे। सो नाउ आर यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस, नाउ आर यू गेटिंग द कॉन्फिडेंस कि कैसे हम चीजों को हैंडल करते हैं एप्टीट्यूड में। बहुत सारी बातें देख रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स। हाँ, संडे टेस्ट होगा, संडे टेस्ट क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। वेक्टर कैलकुलस का भी टेस्ट होगा और आपका एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होगा। सो संडे इज ऑलवेज फॉर टेस्ट, बट कल संडे नहीं है सुमा जी, कल सैटरडे। ओ सर जी, इतनी छुट्टी आ गई, इतनी छुट्टी आ गई, हमको लग रहा था कि कल भी संडे ही है। बताओ, गजब है। तो कल हम बात करेंगे सर्कल की, थोड़ी और जानकारी लेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। सर प्लीज रिकॉर्डेड में चैट शो होने का ऑप्शन बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कौन कैसी बातें लिख रहा है। वेक्टर कैलकुलस के बाद कौन सा कोर्स? ट्रांसफॉर्म थियरी या न्यूमेरिकल मेथड। नवंबर को आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, एप्टीट्यूड भी खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है वैसी चीजें हो जाएगी, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, कोर्सेस 99 प्लस जीएसटी के फॉर्म में लॉन्च होता है। सो जब भी लॉन्च हो जाए आप परचेज कर लेना, 99 प्लस जीएसटी हो जाता है, और जब भी पहली उसकी लाइव क्लास खत्म हो जाती है उसके पास कोर्स प्राइस हाइक हो जाता है। वो चीज का आपको नोट करना है, और स्पेशल डेज पर मैं डिस्काउंट्स भी ट्राई करता हूं ताकि आपकी बेनिफिट होती रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। प्रैक्टिस कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा जल्दी, सो डू नॉट वरी। दिसंबर के अंदर प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च हो जाएगा, और फिर दिसंबर जनवरी आपको पता ही है ना, दिसंबर जनवरी हमको प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, तो वो सब करते रहेंगे, है ना। सो डोंट वरी एट ऑल। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हमेशा मैं प्रॉमिस निभाता हूँ। सो ये वाला प्रॉमिस भी निभाऊंगा कि दिसंबर और जनवरी जम करके प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी मैंने आपको कहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेक्टर कैलकुलस, ट्रांसफॉर्म थियरी, न्यूमेरिकल मेथड, ये सारे कोर्सेस आते रहेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।